नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें आज हम बात करेंगे 27 जून से 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की। हालांकि आप में से ज़्यादातर के मन में ये प्रश्न होगा कि पिछले 2 हफ्ते से करंट अफेयर्स की कोई क्लास नहीं लगी। तो वो जो 2 क्लासेस आपकी मिस हुई हैं वो क्लासेस मैं इस वीकेंड पे एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों का, जिसमें मैं उस 15 दिन का करंट अफेयर्स आपका पूरा तैयार कराऊंगा कि कोई भी चीज़ आपकी रिदम में छूटे ना। क्लासेस नहीं होने के पीछे कई सारी परिस्थितियां थी। 22 जून को मेरे साले का निधन हो गया। वो बहुत कम आयु का था। और उसके साथ बाद जो परिस्थिति हमारे परिवार में आई, वो परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि उनके साथ संतुलन बनाते हुए क्लासेस ली जा सके। मानसिक रूप से भी और अन्य परिस्थितियों में भी जो है वो क्लासेस लेना जो है वो अगर कहा जाए मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। इसलिए उन 15 दिनों में मैं कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो है वो नहीं कर पाया, और आप लोगों की भी यूट्यूब वगैरह पे जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ वो नहीं ले पाया। तो वो आपका कहीं छूटेगा नहीं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इस वीकेंड पे वो जो क्लासेस का जो शेड्यूल जो बीच का है वो मैं पूरा करा दूंगा। अब जो रेगुलर हम 27 जून से 3 जुलाई जो यानी जो चल रहा है वीकेंड वीकली वाला, वो उस पे प्रक्रिया पे आ गए हैं। और अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेरा तो बैच चल ही रहा है शुरू से। मैंने एग्ज़ाम चाहे वो उन्होंने नोटिफिकेशन हटा लिया हो, बाद में उसको कैंसिल कर दिया हो, तब भी मेरे बच्चे तो पढ़ ही रहे थे। सुबह 6 से 8 मेरा रेगुलर बैच चलता ही है उसमें। तो अब मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी कराऊंगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम का नेचर क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या अप्रोच पे आपको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अप्रोच बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, ये परंपरागत हम सोचें कि हमने साइंस पढ़ लिया उस तरह का एग्जाम जो है वो नहीं है। और अगर आप में से किसी को फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स लेना है तो बहुत ही नॉमिनल फीस में वो कोर्स ऐप के ऊपर अवेलेबल है, 3,500 रुपये का। उसमें आपका पार्ट ए पार्ट भी दोनों तैयार हो जाएगा। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपको, मुझे तब पूरा विश्वास है कि आपको कम से कम 15 क्वेश्चन की वेटेज, ये 1 महीने का करंट अफेयर जो अभी अभी अगला 1 महीना अभी हम पढ़ेंगे, इससे आपको हेल्प होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो बढ़िया, अब शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बात के लिए निश्चित रहिए कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज आपकी बीच में छूट गई है, यानी जो अभी ये 2 हफ्ते का करंट अफेयर्स आपका जो है वो छूटा हुआ है, तीसरे हफ्ते वाला ये तो मैं करा ही रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा कराऊंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इस वीकेंड तक जो है वो आप लोगों के लिए प्लान कर दूंगा वो वाली क्लास। तो शुरू करते हैं इस वीक की करंट अफेयर्स की क्लास। इसमें देखते हैं क्या है। इस क्लास में मेरी लाइव क्लास के बच्चे भी जो है वो शामिल हैं, क्योंकि अलग अलग क्लास लेने के लिए भी समय परिस्थिति मेरे साथ है नहीं, क्योंकि कई चीज़ों के बीच संतुलन बना के मुझे अभी अपने जीवन में काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए कुछ आप ये मत समझिएगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों का। एक्जैक्टली क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है क्लास के अंदर, वैसी क्लास का अनुभव भी आपको इस क्लास के साथ जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सर। चलो, तो पहला जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन तो 101% जो है वो आपको आएगा ही। अगले 1 साल तक इससे क्वेश्चन जो है वो बनना ही है। क्योंकि कहीं भी कोई कोई मध्य प्रदेश सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उस पर कोई अच्छा क्वेश्चन जो है वो पंच होता है। योजना आपको सामने दिख रही है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन, है ना। अभी 1 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है वो उसको स्वीकृति जो है वो मिल गई, अनुमोदन कर दिया गया। और ऐसे भी मध्य प्रदेश सरकार अभी गौवंश से संबंधित बहुत सारी स्कीम्स पे जो है वो काम कर रही है, और उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं। तो अब इस योजना में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है कि ये क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रश्न ऐसा ही आएगा। अब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हाल ही में जो है वो किस तिथि को जो है वो बनाई गई मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, इतना लिखा जाएगा नहीं। योजना को ठीक है विस्तार में जैसे लिखा है कि इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा से एक ग्राम का चयन होगा, बिल्कुल सही है। ग्राम की वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 1,000 होगी, ये बिल्कुल गलत है, 2,000। क्योंकि अब इसमें उलझन क्या होती है, जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हमारे को ग्राम पंचायत की आबादी जो है वो अगर कहा जाए 1,000 से 5,000 का फिगर याद रहता है कि 1,000 से 5,000 तक की आबादी पे हम पंचायत का गठन करते हैं मोस्टली अगर कहा जाए। तो अब वहां पर वो जो 1,000 फिगर है वो क्या होता है, दिमाग के अंदर रहता है, क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। जबकि उन्होंने क्या करा है, वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से देखा है तो 2,000 आबादी कर दी है। और उस गांव के अंदर कम से कम गौवंश, चूंकि योजना कहीं ना कहीं गाय या गौवंशीय पशुओं से संबंधित है, तो जो गौवंश है उनकी न्यूनतम संख्या 500 होना चाहिए।
और विभिन्न विभागों की 6 श्रेणियों के तहत इसमें योजनाएं, मतलब जो भी काम होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। वो क्या होगा वो यहाँ लिखा है। तो अगर हम इस योजना को फिर से अगर ध्यान से देखें, तो इसमें जो 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको कॉपी में लिख के रख लेना है, आपको 101% है ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आ जाए, या पीएससी में तो आना ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। कि वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2000 हो, पहला, उस गांव का चयन होगा। दूसरा, प्रत्येक विधानसभा से 1 ग्राम का चयन होगा, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, कि गौवंश की न्यूनतम संख्या 500 हो, ये तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर। और चौथा, कि ऐसे ग्रामों को मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ये हो गया। अब इस योजना में करेंगे क्या, ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है। अगर वो इसके अंदर ये प्रावधान ना पूछे तो पूछेगा कि क्यों लाए गए, तो फिर वो इनमें से पूछेगा कि भाई इस योजना का क्या उद्देश्य है। यानी इस प्रश्न को हम एक और दूसरे प्रश्न के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते थे कि मुख्यमंत्री वृंदावन जो ग्राम योजना है उसका उद्देश्य है, पहला अगर कहा जाए गोपालन एवं डेयरी विकास, दूसरा पर्यावरण संरक्षण, तीसरा जैविक कृषि, चौथा जल संरक्षण। ठीक है, ऐसे करके, या वो पेयर में दे दे, जैसे भी। तो हमें दिख रहा है कि ये योजना केवल गोपालन या डेयरी विकास से संबंधित नहीं है, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की भी बात कर रही है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात कर रही है, ये वाटर कंजर्वेशन की भी बात कर रही है, सोलर एनर्जी की भी बात करी है। यानी यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको लेकर जो है वो योजना बात कर रही है, और एक अकेला विभाग इसमें काम नहीं कर रहा। क्योंकि दिख रहा है कि अगर मुझे स्वरोजगार की बात करना है तो ये पशुपालन विभाग तो नहीं कर लेगा अकेला, अधोसंरचना की बात करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड डेवलप करना है, तो पशुपालन विभाग तो नहीं कर लेगा। इसलिए इस योजना के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने नीचे डाली, कि ये जो योजना, मतलब अब एक तो इतना याद रखना, ये क्वेश्चन मेंस में लिखने को भी आ जाए आपको, वृंदावन ग्राम योजना के ऊपर टिप्पणी लिखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की वेटेज बहुत बढ़ गई। और जो वन डे एग्जाम वाले उनको तो आने ही है, क्योंकि उनको तो गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम उनके सिलेबस में है, मतलब कि गो कल्याण से संबंधित बातें तो उनको पूछेगा ही पूछेगा वो। तो नीचे लिख रहा है कि चयनित वृंदावन ग्राम में विभिन्न विभागों की, कोई फिक्स नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री इसमें काम है, लेकिन विभिन्न विभागों के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही उनको 6 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। तो अब अपने को ये एक और चीज अच्छे पता चल गई कि प्रश्नकर्ता अब यहाँ तीसरा प्रश्न क्या बना सकता है ना, इसी के अंदर आपको 3 प्रश्न मिल गए कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियों के तहत जो है वो कार्य किए जाएंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो ये 6 श्रेणियां क्या है, अधोसंरचना के लिए गौशाला, यहाँ पर अगर कहा जाए। दूसरा, ग्राम पंचायत भवन सुधारेंगे, सामुदायिक भवनों के लिए काम करेंगे, यानी कम्युनिटी हॉल्स के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, इन सब के लिए भी इसमें जो अगर कहा जाए चीजों को देखेंगे। तो ऐसे उन्होंने क्या करा कि अधोसंरचना का पूरा, एक अधोसंरचना में क्या क्या चीजें होंगी ये अधोसंरचना में डाल दिया। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए तो उसके अंदर नीचे वो डाल दिया। आप खुद भी इसको स्क्रीन को रोक कर ये पूरा जो है अगर कहा जाए पढ़ सकते हैं। कि एक नहीं, यानी एक एक, हाँ, पेयर में आपको याद रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आंगनवाड़ियों को भी सुधारेंगे, स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी सुधारेंगे, स्कूल भवनों को भी सुधारेंगे, यात्री प्रतीक्षालय को भी सुधारेंगे। ये हमको दिख रहा है, इस तरह से उसने इसको जो है वो कन्वर्ट किया। जैसे अगर कहा जाए हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें लिखा कि सौर ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास करेंगे। ठीक है, पात्र परिवारों के लिए जलवायु अनुकूल आवास जो अगर कहा जाए, तथा व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक शौचालय, ये सब चीजें यहाँ पर। यानी ये एक अकेली एक सिंगल योजना नहीं है, ये एक बड़ी योजना है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजों को जो है वो शामिल करने की कोशिश की गई। तो ये तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको बन ही रहा है। आने वाले समय में इसमें और क्या चीजें आएंगी वो ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। अभी तो ये चीज इतने रूप में आई तो इतना मैंने आपको इसके साथ जो है वो लगा के जो है बता दिया। दूसरा जो है वो, इस तरह के क्वेश्चन, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं लेना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने समझाने के लिए ये लिया है। क्वेश्चन क्या है, जैसे जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस अफ्रीकी देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी घाना की यात्रा पर गए तो वो काफी न्यूज वगैरह में जो है वो चर्चा में भी रहा। वहाँ उन्होंने पार्लियामेंट में ये भी कहा कि हमारे यहाँ 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स अभी जो अगर कहा जाए छोटी छोटी रील्स के रूप में हमको देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होता है कि पेपर सेटर के पास क्या होते हैं, जो अवार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी को इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं
कि आप पूरे याद करेंगे तो कभी भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप अगर पिछले 1 या 1.5 साल के जो पीएससी के पेपर्स हैं उनके सिनेरियो को देखेंगे तो जनरली जो ट्रेडिशनल चल रही प्रक्रिया वही अवार्ड उन्होंने पूछे। जैसे कुछ समय पहले उन्होंने भूटान ने जो अवार्ड दिया था वो वाला क्वेश्चन एमपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ चुकी है अवार्ड वाले। तो अगर ऐसा कोई होता है, जैसे लिखा हुआ है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, अब नाम में लिखा है घाना, तो वो जो अगर कहा जाए कि ये पूछे कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया, ये तो बेतुका सा हो गया ना, कि किस देश के द्वारा दिया गया, दिख ही रहा है कि वो घाना के द्वारा दिया गया। तो फिर वो क्या करेगा, गेंद को आपके पाले में डालने के लिए उलझाएगा। वो कहेगा कि अभी जुलाई में अफ्रीका की यात्रा के दौरान, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में अफ्रीका की यात्रा के दौरान उन्हें किस देश के द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, फिर उसमें जो है वो इथोपिया, सूडान, घाना, यानी हमने जो प्रश्न प्लान किया है वो प्लान इसी तरह से प्लान किया कि इथोपिया ने दिया, घाना, ये कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। कुछ समय के बाद अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे आज सिंपल सी लॉजिक है, आपसे पूछा जाए कि अभी 2025 में पिछले महीने इसराइल जो है वो अगर कहा जाए कि ऊपर किस देश ने अटैक किया, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जैसे नहीं मालूम होगा कि ईरान ने किया। लेकिन मैं ये आपसे पूछूं कि जो अगर कहा जाए 2022 में इसराइल ने सबसे पहले किस देश पे अटैक किया, या 2023 में, तो आपके पास उसका उत्तर नहीं होगा, और प्रश्नकर्ता इसी चीज को जो है वो आपसे चुराने की कोशिश करता है। वो दिमाग लगाता है कि यार मैं बच्चे का पुराना देखूं कि कितना रिकॉल कर पा रहा है, उलझा देता है। तो इसको ऐसे अपने को याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इस पे जो है वो लिंक होगा। एक तो ये वाला याद रखना है हमको कि ऑफिस ऑफ द, क्योंकि इसका नाम याद नहीं रखना, नाम इसलिए याद नहीं रखना क्योंकि उसके नाम में जो है वो उस देश का लिखा हुआ है। फिर वो जब वो घाना गए तो घाना में जैसे, और हो सकता है कि इससे लिंक करके कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा जो है वो नमक्रुमहा मेमोरियल पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश के अंदर है। ये बिल्कुल वैसा है कि मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, और सऊदी अरेबिया की सबसे चर्चित ऑयल रिफाइनरी उन्होंने विजिट करी। उसके बाद पीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि फलानी रिफाइनरी किस देश में है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे एग्जैक्ट तो क्वेश्चन याद नहीं रहता है कि क्या पूछा था, पर पूछा कि फलानी रिफाइनरी किस देश में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किस रिफाइनरी को देखने गए थे, या इस रिफाइनरी का नाम क्या है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, मतलब गल्फ कंट्री का कोई। तो सेम है कि आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि ये मेमोरियल पार्क कहाँ है। जस्ट जब ये प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा हुई, तो उसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। यहाँ पर एक और अवार्ड मिल गया। अब ये दोनों अवार्ड, मैंने क्या कहा कि दोनों अवार्ड किस देश के हैं, ये प्रश्न तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों अवार्ड के बीच कहीं, जैसे हम कहते हैं ना भारत रत्न, तो अंडरस्टूड है कि भारत रत्न भारत का ही होगा, ठीक है, तो उसमें कंट्री का नाम है। तो जिन अवार्ड्स में कंट्री के नाम नहीं होते वो आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। दूसरा कि कुछ ऐसी विजिट्स जो इसके पहले जनरली किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं की गई, या ना के बराबर 1 या 2 प्राइम मिनिस्टर्स गए हों और न्यूज में आ गए हों, तो जो अगर कहा जाए आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम के पहले कम से कम एक बार सभी लोग, अब एक सिंपल वेबसाइट यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, टाइप करना है, ये अभी के लिए नहीं, एग्जाम के पहले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन विजिट, ऐसा आप टाइप करोगे तो जो अगर कहा जाए एक खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो अगर कहा जाए आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट के ऊपर आपको लिस्ट के जो अगर कहा जाए इस तरह से जो है वो ये शेड्यूल्स यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं, यहाँ पर पूरे इन शेड्यूल्स को आप जो है वो देख सकते हो कि अभी हाल ही में जो अगर कहा जाए कि किस देश की कौन सी जो है वो शेड्यूल्स में गए, कहाँ गए, भारत में किन देश राज्यों में गए, यहाँ यहाँ से आप उठाकर इसको तैयार कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे जो है वो प्लान करोगे। तो टेक्निकली ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए लिंक हो गए, ठीक है। बाकी तो कुछ और बताने की जरूरत नहीं। जब वो त्रिनाड एंड टोबैगो गए तो कमला विशेषर ने किया मोदी जी का स्वागत, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पारंपरिक रूप से, ये अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एपिडा द्वारा इंडिया, ठीक है, इंडियन मेगो मैनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रश्न हमने इस के हिसाब से प्लान नहीं किया कि एपिडा के द्वारा, ये तो खैर सबको मालूम है कि एपिडा क्या क्या काम करता है बेटा, एपिडा क्या काम करता है एपिडा?
बोलो। हम्म। कृषि फिर वो उत्पादों का बाहर। निर्यात। हाँ, जितने भी हमारे कृषि उत्पाद हैं, जितने भी हमारे एग्री प्रोडक्ट हैं, एग्री प्रोडक्ट का मतलब केवल अनाज ही नहीं है। एग्री प्रोडक्ट के अंदर मांस भी आ जाएगा, एग्री प्रोडक्ट के अंदर एग्रीकल्चर से बने हुए प्रोसेस्ड फूड भी आ जाएंगे, एग्री प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपके फ्रूट्स भी आ जाएंगे, एग्रीकल्चर के अंदर आपकी हार्टिकल्चर की पूरी क्रॉप्स आ जाएंगी। इन सबको एक्सपोर्ट करने में एपेक्स एजेंसी है एपिडा, इसका काम ही ये है पूरे के पूरे। तो एपिडा ने इंडिया, ठीक है, इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया? अबू धाबी। अब ये हमारे लिए क्यों काम का है, इसके तीन तरीके हैं। इसमें से क्या प्रश्न बनेगा? एक तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में सेपरेट हो गया। इस क्वेश्चन की व्याख्या के लिए हमें इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि 3 जुलाई का ये प्रेस रिलीज है पीआईबी का। इसमें हमें 3 जुलाई को तीन ही क्वेश्चन जो है वो मिल रहे हैं। नंबर वन, कि यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं जैसे बनारसी, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदराजा। सुंदराजा का तो नाम सुना होगा, कहाँ का है? रीवा। 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 तो रीवा का है। सुंदराजा, आम्रपाली, मालदा, भारत भोग, प्रभाशंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली, मलिका। ये आपको एक नई चीज मिली कि ये वो मैंगो की किस्में हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा चुका है। ये जैसे बिल्कुल वैसा है कि मध्य प्रदेश के किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि यार नूरजहां का नाम सुना है कि कुछ खाने की चीज है? के लिए हाँ साहब मैंगो है, आम की किस्म है नूरजहां। के लिए सुंदराजा का नाम सुना है? हाँ साहब। कहने लगे वो रीवा के अंदर जो है वो सुंदराजा एक आम है जो जीआई टैग उसको जो है वो मिल चुका है। तो टेक्निकली जैसे हम अपने स्टेट्स का जानते हैं, तो हमें कुछ चीजें दुनिया दूसरे स्टेट को, कि वृंदावनी क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा, वृंदावनी कौन सा फल है? आम है, एप्पल है, कुछ भी दे सकता है। तो एक तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि एग्जाम्स वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछने लगे कि जो है वो इनमें से कौन सा आम की एक किस्म नहीं है। सुंदराजा, आम्रपाली, मुझे याद है, थोड़ा पीछे जाओ 4-5 साल पहले, आम्रपाली वाला क्वेश्चन पूछा था आम्रपाली सर। वाला क्वेश्चन, हाँ मुझे बिल्कुल आ गया ना। आम्रपाली वाला क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी ने पूछा था, दोनों जो उससे मिक्स करके क्या कौन सी नस्ल यस का सर। वो बनाया था, अल्फांसो जो और नीलम। ऐसे कोई क्वेश्चन था। अब पुराने क्वेश्चन बहुत हो जाते तो याद तो नहीं रहता है कि क्या पूछा था, बट वो प्रश्न कैसे पूछा, संभवतः उस समय भी ऐसा ही कोई प्रश्न जो है वो न्यूज में रहा होगा। तो अपने को यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अपने एक लिस्ट में तो अपन ने लिख दिया है कि वर्तमान में भारत, क्योंकि देखो ये जितने भी जीआई मिले हुए हैं तो ये बहुत चर्चा में। अब इसमें दो तरह के आम हैं। एक जो हम लोग रोज नाम सुन, बनारसी, लंगड़ा, दशहरी। अब बनारसी, लंगड़ा, दशहरी, दशहरी सुना है, चौसा सुना है। अभी जब आम का सीजन खत्म होता है तो उस समय ये बस जो जाते जाते सीजन में ये चौसा, ठीक है, अगर कहा जाए ये इस तरह के आम बचते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे आम के किस्म हैं जो अगर आपने पढ़े नहीं तो आप लगा ही नहीं सकते, जैसे महमूद बहार आप नहीं लगा सकते। लक्ष्मण भोग, कई बार जो है वो आपने देखा होगा, लक्ष्मण भोग, प्रभा शंकर, भारत भोग, लोग सोचते हैं ये चावल की किस्म है, क्योंकि इनके ब्रांड ऐसे चावल के भी ब्रांड आते हैं ऐसे अगर कहा जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। फजली, उन्होंने कहा यार पता नहीं काय का है। एक तो ये हो गया, है ना, यानी ये एक प्रश्न तो हमारा ही आ सकता है। दूसरा जो है वो इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजित हुआ, ये आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि एपिडा, इनमें से भारत में जो कृषि उत्पाद हैं उनको निर्यात करने में कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करती है, कौन सा एजेंसी जो है वो भारत के अंदर से काम कर रही है? तो ये एपिडा है। ये कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण आधारित सभी उत्पाद, जो अगर आप फूड सेफ्टी की तैयारी कर रहे हैं तो आना ही है आपको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कृषि एवं प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, दोनों काम कर रहे हैं। आप कोई भी एक केचप का रैपर भी आपको बाहर भेजना है, तब भी आपको एपिडा से ही जो है अगर कहा जाए कि एपिडा के बिना जो है वो आप भेज नहीं सकते। और आप सबको एक और अच्छी चीज बता दूं, अगर आपको वर्तमान में राज्यों के अंदर कौन सी फसलों के क्या उत्पादन है इसके सही आंकड़े देखना है तो आप एपिडा की वेबसाइट पे देखिए। जैसे मैं एक सिंपल बता देता हूँ, ठीक है, अभी एक पीएससी में क्वेश्चन आया था उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इंडियन मिलेट प्रोडक्शन एपिडा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा एपिडा का यहाँ पर, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको लगता है कि यार भारत के अंदर मिलेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कौन सी मिलेट का क्या है, तो आप एपिडा की वेबसाइट पर जाओगे। ये जो दिख रहा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर बकायदा आपको मिलेट्स का पूरा जो है वो लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे तो अलग अलग मिलेट्स, हमारे यहाँ कौन सी मिलेट्स होती हैं, उनका एनुअल जो अगर कहा जाए कि प्रोडक्शन कितना होता है,
किस तरह के अगर कहा जाए मिलेट्स हैं, वो सब जानकारी आपको एपिडा की वेबसाइट पे मिल जाएगी। टॉप स्टेट्स कौन से हैं, लीडिंग स्टेट कौन से हैं, ये सब आपको एपिडा, यही प्रश्न एमपीपीएससी पूछती है। यही पूछती है, जैसे आपको दिख रहा है कंट्री वाइज जो अगर कहा जाए मिलेट्स प्रोडक्शन, इसमें आपको दिख रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट प्रोडक्शन कौन कर रहा है, यानी मोटे अनाज, जो अभी भारत सरकार इसको इंडिया। प्रमोट भी कर रही है, वो है भारत। तो निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़े मोटे अनाज का उत्पादक देश भारत है। दूसरे नंबर पे हमको दिख रहा है कि कौन है, ठीक है, नाइजर। यहाँ पर नाइजर। अब ये गड़बड़ कैसा होता है कि एक साधारण विद्यार्थी नाइजर और नाइजीरिया को क्या मानता है, दोनों को, नाइजर और सेम। नाइजीरिया को सेम। ये सेम ही सेम। मानता है। वो नाइजर नहीं समझता कि नाइजर अलग नाइजीरिया, तो ये नाइजर, इधर नाइजीरिया। इधर आपको जो है वो दिख रहा है कि मोटे अनाज में सबसे ज्यादा क्या है, अगर कहा जाए बाजरा। बाजरा, फिर उसके बाद ज्वार, फिर उसके बाद रागी, और फिर उसके बाद जो है वो स्मॉल मिलेट्स। हमारे यहाँ दो स्मॉल मिलेट्स होते हैं मध्य प्रदेश में, कौन से मेन, कोदो कुटकी। कोदो कुटकी। और कोदो उनकी कुटकी। दोनों की किस्में जबलपुर की एक खास जगह के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। जबलपुर की एक खास जगह, जवाहर। जवाहर कोदो जवाहर कुटकी, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो किस्में हैं उनमें जवाहर नाम बहुत आता है ना। तो हमारे यहाँ जो कोदो कुटकी की मेन किस्में हैं उनमें जवाहर नाम आता है, वो नंबर अपने को याद नहीं रखना। तो ये मैंने क्यों बताया कि आप, ये आपके लिए है ना, अब कोई हाइड एंड सीक वाला काम नहीं पढ़ाई के अंदर कि आप सोचोगे मैं अब हर एक लाइन आपको सिखाता फिरूं। एग्जाम से पहले आपको अच्छे नए आंकड़े, क्योंकि जैसे अब ये दिख रहा है कि 2000 मतलब सर जो है अगर कहा जाए कि आंकड़े उन्होंने ग्लोबल सिनेरियो में लिए, इसके बाद इनके पास आंकड़े नहीं होंगे, तो इन्होंने डाले नहीं। तो समय समय पर आंकड़े जो अगर कहा जाए बदलते रहते हैं। तो इस तरह से हमको ये जो है वो पता चल गया कि एपिडा ने जो अगर कहा जाए, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको रीड करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, यानी आज आपको रीड करने के लिए कि बेकरी और मिठाई में भी आप मैंगो का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैंगो पेस्ट्री, ठीक है, डोनेट्स, इनमें इस्तेमाल कर रहे हो। पारंपरिक जो व्यंजन्स हैं, जैसे अगर कहा जाए पायसम, आम पुलमा, आम मछली करी, आम चटनी, स्नैक्स, ग्लोबल फ्यूजन, अचार, पेय पदार्थ, इन सब में मैंगो का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आम से बने 10 उत्पाद, आपसे कोई पूछ ले, पता चले आप इंटरव्यू दे रहे पीएससी का दिसंबर में, अब किसी का फूड सेफ्टी का एग्जाम निकल गया, दिसंबर में एग्जाम हुआ, जनवरी फरवरी में रिजल्ट आया, मार्च अप्रैल में उसका इंटरव्यू हो गया, उससे पूछ लिया कि आम के 10 उत्पाद बताओ। अब ये पढ़ा है तो याद आ गया कि आम खजूर का अचार भी होता है, लहसुन आम अचार भी होता है, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो ओवर। अगला है, हाल ही में एट सी ऑब्जर्वर मिशन का प्रारंभ किन देशों के द्वारा किया गया, ब्रिक्स, क्वाड, आसियान, G20। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो बन सकता है। तो इसमें जो अगर कहा जाए कि जो इंडो पैसिफिक बेल्ट है, उस इंडो पैसिफिक बेल्ट में इस समय जो अगर कहा जाए, अगर बड़ी पावर्स के रूप में देखा जाए, तो फर्स्ट वन इज जो है वो इंडिया एंड सेकंड वन इज चाइना। दो बड़ी जो है वो शक्तियां हैं। चाइना बहुत हद तक जो अगर कहा जाए इस पूरे बेल्ट को एक्वायर करना चाहता है, काफी लंबे समय से साउथ चाइना सी जैसे विवादों से वो घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में चाइना के वर्चस्व को रोकने के लिए क्वाड कंट्रीज जो है वो खड़ी हुई, और क्वाड नेताओं ने ये जो अगर तय किया, क्वाड एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये एक प्रकार से चतुर्भुज जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश की गई इंडो पैसिफिक बेल्ट में, जिससे चारों ओर से, जैसे अगर कहा जाए कि आप क्वाड, यहाँ पर एक सिंपल क्वाड का, क्वाड कंट्रीज का मैप इंटरनेट पर कहीं भी फोटो देखेंगे तो आपको इस मैप में समझ पड़ जाएगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया से जापान होते हुए इंडिया से, ठीक है, ये देखिए पहले तो मैं दिखा देता हूँ। आप जैसे ये गए तो आपको ये बकायदा दिख रहा है कि कैसे अमेरिका से जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान होते हुए ये पूरे बेल्ट को जो है वो घेरा गया, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर रिसोर्सेस के मामले में, यहाँ पर ये पूरा पैसिफिक वाला बेल्ट रिसोर्सेस के मामले में, एंड बाद में भविष्य में अगर कहा जाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस तरह से अगर हम वर्ल्ड मैप को ऐसे देखें तो ऐसे स्थिति में हमको जो है वो अगर कहा जाए ये अमेरिका का ये वाला रास्ता मिल जाता। ठीक है, ये पूरा जो है अगर कहा जाए ये क्वाड को कब कवर करने की जो है वो कोशिश की गई है, यहाँ से यहाँ तक ये अमेरिका ही है, ये इतना दिख रहा है ना, सबको मालूम है ना ये अमेरिका में कौन सी जगह है, अलास्का। अलास्का। अलास्का है। अलास्का। और अलास्का टेक्निकली अगर कहा जाए इधर रूस से लगा हुआ है। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है, याद आया, पूछा था यस ना सर। यहाँ पर। मैंने, आप खुद देखो ना कि आप जब पढ़ते हो ये सब प्रश्न, आप शांत मन से, मैं क्यों बोलता हूँ पुराने पेपर लगाया करो। पुराने पेपर लगाने से कुछ नहीं होता, जब हम किसी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो हमको ये याद आता है कि यार इस नजरिए का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
तो इन जो अगर कहा जाए कंट्रियों को क्वाड कंट्री कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये 4 देश हैं जिन्होंने क्वाड है, और ये देश जो अगर कहा जाए इन्होंने शुरू करा है एट सी ऑब्जर्वर मिशन। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। जैसे लिखा है कि क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आ गया, तो और जो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन जो है वो ताकतवर हो गया। जब भी किसी चीज के अंदर जो है वो पहली बार आ जाता है तो फिर तो क्वेश्चन जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर जो है वो बन ही जाता है। तो आपसे कुछ ना कुछ तो जो अगर कहा जाए पूछेगा ही पूछेगा कि क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं, या तो ऐसे पूछ लेगा कि क्वाड कंट्रीज के नाम बताओ, या वो ये मिशन जो है वो हाल ही में जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया ये पूछ लेगा, या वो अगर कहा जाए कि क्वाड का गठन कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी जो अगर कहा जाए पूछा जा सकता है। ये मतलब इस तरह की चीजें जो अगर कहा जाए ये आती। टेक्निकली जो क्वाड की कहानी शुरू हुई थी वो 2007 में शुरू हुई थी, है ना। ये 2007 में जापान के प्रयासों से क्वाड को जो है वो खड़ा करने का जो है वो प्रयास शुरू हुआ। जापान में जो है वो सबसे चर्चित उस समय जो राजनेता थे जिनका नाम था शिंजो आबे, हमारे से बहुत अच्छे संबंध थे। अभी 2022 में उनका जो है वो निधन हुआ। तो वहां से जो है वो कहानी शुरू हुई, और फिर बढ़ते बढ़ते आज जो है अगर कहा जाए हम लोग इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो जो अगर कहा जाए कि ये है, और इसे एक समुद्र में क्वाड पहल क्वाड कोस्ट गार्ड हैंडशेक की नींव रखती, ये हमारे लिए इतना जो है वो काम का है नहीं। इसमें से कुछ भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जो है वो नहीं जाएगा। तो ये बेसिक हो गया, इतना आपने को याद रखना है। एट सी ऑब्जर्वर मिशन, हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच कर ले। अगला क्वेश्चन सिंपल है, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पता होने के लिए कई बार ऐसी चीजें जब बन जाती हैं तब वो न्यूज में आती हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के किस शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया? सरकार ने बोल दिया तो निश्चित रूप से कभी ना कभी तो करेगी। तो गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा। ठीक है, एक सेकंड इसको। गांधीनगर, राजकोट, बड़ौदा। अब इसमें आंसर है अहमदाबाद। अब क्यों है? तभी ये रोजगार निर्माण में एक प्रेस रिलीज है, इसके अंदर दिख रहा है कि उद्योग व्यापार के संचालन को सरल, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समय सीमा के पालन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध। अहमदाबाद में स्थापित होगा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय। सूरत इंटरेक्टिव सेशन, अभी मध्य प्रदेश सरकार 3 तरह से काम कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट वन जो है अगर कहा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना। सेकंड वन इज इंटरेक्टिव सेशंस। आपको मालूम होगा इंटरेक्टिव सेशंस में भारत के अलग अलग शहरों में, जैसे पुणे, बेंगलोर, ठीक है, सूरत, अन्य शहरों में जाकर मुख्यमंत्री वहां के उद्योगपतियों से फेस टू फेस, ठीक है, बात करते हैं, और उन्हें इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और जो है वो अगर कहा जाए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप में से कोई एमपीपीएससी का मेंस लिख रहा है तो ये लिख सकता है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एंड थर्ड वन कोई मुझे बता सकता है कि वो काम भी हम पिछले 1 साल से कर ही रहे हैं औद्योगिक विकास के लिए? दो तो मैंने बता दिए यहाँ पर, जल्दी से बता दो। अरे वो काम भी कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या ग्लोबल है कि, इन्वेस्टर हाँ बेटा बोलो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल तो अपन ने बात कर ली ना बेटा, देखो एक तो सर ग्लोबल हो गया, एक हो गया अगर कहा जाए, रीजनल 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 समिट, हाँ रीजनल रीजनल समिट। रीजनल इंडस्ट्रियल जो समिट्स हैं, इस तरह के रीजनल इंडस्ट्रियल समिट्स हमने देखा कि उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई मार्च 2024 में, और उसके बाद ये समिट जो है अगर कहा जाए कि जो संभागीय स्तर पर इनको किया जा रहा है। उद्देश्य इनका यही है कि हम कहीं ना कहीं जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये इंटरेक्टिव सेशंस में सूरत इंटरेक्टिव सेशन ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इंटरेक्टिव सेशन मध्य प्रदेश सरकार जो है वो करती रहती है। बट उसमें ये लिखा हुआ है कि अहमदाबाद में स्थापित होगा मध्य प्रदेश जो अगर कहा जाए औद्योगिक विकास निगम का कार्य है। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई जो अगर कहा जाए कि आप किसी दूसरे राज्य में स्थापित करोगे, और अगर मान के चलिए वो, क्योंकि देखो अभी तो उन्होंने यहाँ कर दिया, जब स्थापित हो जाएगा तब वो आपको पेपरों में नहीं मिलेगी न्यूज, क्योंकि जनता से उसका कोई सरोकार नहीं। ठीक है, आप सोचोगे कोई जनता से उसका सरोकार है, तो जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो अब वो क्वेश्चन अभी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद के हिसाब से तब इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी पढ़ रखा, तब जाके इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज जो है वो इंपॉर्टेंट तब जो है नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश जो अगर कहा जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ से ऑपरेट होता है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कहाँ से ऑपरेट होता है, किस? इंदौर से। ठीक है, इंदौर। इंदौर में है औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय कि वित्त विकास निगम का कार्यालय वहां? और भोपाल पे में ही वित्त है सर। वाला है भोपाल में सर, इंदौर। भोपाल में। हाँ,
और मध्य प्रदेश, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, तुम्हारा कॉमन सेंस भी देखना चाहता हूँ। बताओ, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अभी किस नाम से एक वेबसाइट के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को चला रहा है? एमपी इन्वेस्ट। हाँ, उसको थोड़ा सा उल्टा करके बोलो, इन्वेस्ट एमपी, है ना, उसका नाम क्या है? इन्वेस्ट एमपी। हाल ही में ये याद रखना, इन्वेस्ट एमपी, ये मध्य प्रदेश सरकार इसी नाम से काम कर रहा है अभी पूरे। ये आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के ही सहयोग से जो है, अगर कहा जाए, ये आपको याद रखना, ये लिखा हुआ है एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जितने इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं, नंबर वन, जितने इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे हैं, नंबर टू, जितने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, नंबर थ्री, ये तीनों मध्य प्रदेश, ठीक है, अगर कहा जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, अगर कहा जाए, के सहयोग से ही चलाए जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द सिंगल विंडो सेक्रेटरीट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन इन दी स्टेट सिंस 2004। तब से जो है वो ये काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है सभी तरह से, अगर कहा जाए ये है। और जिन बच्चों को लग रहा था कि वो इंदौर है, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, क्या कहानी है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। क्लियर है? देखो, मध्य प्रदेश के ज्यादातर संस्थान भोपाल से ऑपरेट होते हैं, लेकिन चूंकि वित्त से संबंधित बात होगी तो आप इंदौर जा सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि इन्वेस्ट एमपी किसके थ्रू चल रहा है, तो मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू चल रहा है। ठीक है, या और बाकी तो जो अगर कहा जाए कि आप इसी में से खुद भी अपने स्तर पर जो है वो पढ़ सकते हो। और जैसे ये वेबसाइट मैंने लॉगिन करी तो आपको याद आ गया होगा, ये वो फोटो जो आपने अभी जो अगर कहा जाए इमेज में देखा होगा, ये वाला फोटो याद है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यही नाम से चलाया था हमने, यहाँ पर फोटो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए हमारा लिंक हो गया कि इन फ्यूचर वहां पर वो अपना कार्यालय शुरू करेंगे, हो सकता है कि उसके पीछे कई और कारण हो। अब मध्य प्रदेश विजन 2047 लक्ष्यों में किसे शामिल नहीं किया गया? अब ध्यान से समझना, दूर मत जाओ। अभी पिछले एक महीने पहले शायद असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो विजन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, इसमें से सतत कृषि और ग्रामीण आजीविका वाला याद आया? अभी पिछला एक महीने पहले पीएससी का कोई पेपर हुआ है, मेरे हिसाब से शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का या कुछ का पेपर था वो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो क्या शामिल किया गया, पता नहीं वो क्वेश्चन क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर। अब ये याद आया किसी को कि किसी एक तो क्या रिवीजन करते नहीं हो, ठीक है, जो अगर कहा जाए न्यूज ओल्ड पेपर जो है वो सॉल्व करते नहीं हो, तो बात ही खत्म हो गई फिर। ये जो क्वेश्चन है, ये भी अभी न्यूज में है, आपको यही प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ, अभी का एक हफ्ते पुराना दिख रहा है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विजन @2027 2047 के लिए क्या। अब इसमें आपको क्या समझ पड़ा? एक क्वेश्चन तो इसका आ चुका है, यहां हमको पता चला है कि 2047 में जैसे भारत, हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश भी उम्मीद करता है कि वो विकसित मध्य प्रदेश बन जाए। कैसे बनेगा? हम जल संरक्षण पे काम करेंगे, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन पर, हम जो है वो अगर कहा जाए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर, या जो अगर कहा जाए काम करेंगे, हम ग्रामीण आजीविका यानी रूरल लाइवलीहुड के ऊपर काम करेंगे, हम रूरल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेंगे, हम गौवंश वध जो है वो अगर कहा जाए प्रतिषेध पर जो है वो काम करेंगे यहाँ पर, गौ संवर्धन के लिए, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य, समाज कल्याण। अब आप सपोज मान के चलो वनडे एग्जाम लिख रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो आपका एक तैयार हो गया। किसी को याद आया कि क्वेश्चन आया था अभी पिछले महीने किसी पेपर में? किसी के पास है वो, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था जो पिछले महीने यहाँ पर, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, मुझे याद तो नहीं आ रहा कि क्या स्क्रीन तो है कि चले गई क्लास, ठीक है। हाँ, है सब। है सर। हाँ, नहीं चले वो गई। क्या बेटा? जीडीपी टारगेट पूछा था 2047 तक। आवाज ही कट रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुको जरा, मेरा माइक बहुत धीमा है। हाँ बोलो, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? आवाज, एक सेकंड, चलो ठीक है, इधर से आवाज कट रही है, चलो। तो गौ गोधन संवर्धन, नशा मुक्ति, आपको मेंस अगर आप एमपीपीएससी का लिख रहे हो, तो आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन यहीं से दे दिया मैंने, सिंपल प्रश्न पूछ लो। हाँ, क्या बेटा, जो यहाँ पर जो है वो, यहाँ,
तो अब हमारे सामने जो अगर कहा जाए कि प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश vision@2047 पर टिप्पणी लिखिए, ये आपने यहीं से लिख दिया कि विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में 2047 विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट के जो है वो मुख्य उद्देश्य में हम जिन क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं उसमें जल संरक्षण सतत, ये पूरे के पूरे आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जो है वो शामिल किया गया। तो आप चाहो तो स्क्रीन को रोक कर ये पढ़ सकते हो कि भाई इसमें जो है वो, और कई सारी एजेंसीज के साथ जो अगर कहा जाए हम इसमें समझौते कर रहे हैं, वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किसके साथ कौन सा समझौता जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला जो है वो आपको यहाँ पर तो जैसे लिखा हुआ है कि प्रदेश के योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के व्यक्तिगत विकास केंद्र के बीच एक एमओयू साइन हुआ कि भाई हम इन क्षेत्रों के ऊपर जो है वो साथ में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास खत्म होने के बाद पीआईबी के वेबसाइट पे जाएगा, एक 18 मिनट का वीडियो है प्रधानमंत्री जी की बातचीत का। वो वीडियो आप जो है वो जरूर सुनिएगा 18 मिनट का, क्योंकि वो 18 मिनट का वीडियो अगले 18 साल काम आने वाला है। अब पहले 18 साल पहले तो ये प्रश्न देख लें, वो 18 साल क्यों काम आने वाला है, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? ये अगर कहा जाए आंसर है 16। अब ये क्यों प्रश्न पूछा गया, कोई मुझे बताएगा मैंने क्यों पूछा यहाँ पर? कोई बताएगा? मतलब इतनी इतनी सारी तुम लोग यूट्यूब पे भी बड़े बड़े कोचिंग सर जो फॉलो कर रहे हो, तो सर थोड़ा अभी बैठा हुआ पढ़ लिया। अभी जो सर अभी जो शुभांशु शुक्ला गए हैं, हम्म। उन्होंने इस पर बात की है। हम्म। वो पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है स्पेस स्टेशन, वो सारा सर अभी बताया इसलिए। ठीक है, एक तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि हम कितने बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख लेते हैं? सर सूर्य 90 बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 बार नहीं देखते हैं, 90 मिनट में एक राउंड लगाते तो हैं। 90 मिनट में फुल। एक बार देखते हैं, हाँ, सॉरी सर। क्योंकि अगर कहा है तो अभी आपको ये चीज जैसे कहते हैं ना कि चीजें पढ़ना और जो अगर कहा जाए रील में स्क्रॉल करना, दोनों अलग अलग बात है ना? चीजों को नजरिए से पढ़ा जाता है, और कोई चीज अगर भविष्य में भी काम आने वाली हो, है ना, भविष्य में भी काम आने वाली हो, जैसे अपन ने देखा ना कि साइकिल चलाना हमने सीखा था, तो साइकिल सीखना एक लर्निंग प्रक्रिया थी। एक बार आपने अच्छे से सीख ली तो जीवन पर्यंत काम आना है। बुढ़ापे में भी साइकिल की जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में भी तैराकी की जरूरत पड़ेगी। एक बार व्यक्ति तैरना सीख लेता तो जीवन पर्यंत नहीं बोलता। तो पढ़ाई लर्निंग होना चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए, ना कि केवल वॉच करना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो आजकल यूट्यूब पे, जैसे ये वीडियो भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वॉच ही कर रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं कि उसको जो है वो सीखें उससे कुछ। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के थोड़े से पीछे ले जाता हूँ, फिर जो है वो, ये तो मैंने इसका पूरा प्रेस रिलीज यहाँ लगाया है, और ये प्रेस रिलीज में ऑफिशियल प्रेस रिलीज से ही दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये मैंने इसलिए लगाया है कि आप सोचिए कि राकेश शर्मा जो 3 अप्रैल 1984 यानी 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 से अंतरिक्ष में गए, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है वो बन गए। आप 1984 से 1994, 2004, 2014, 2024, 40 साल के बाद भी इस प्रश्न को पढ़ते हो कि इंदिरा गांधी ने पूछा कि राकेश भारत कैसा दिखता है, तो वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ये वो सोच के नहीं गए थे, हालांकि शुभांशु शुक्ला जी को तो ये मालूम था, प्रिडिक्शन रहता है ना कि अब क्या पूछा जाएगा तो मैं क्या आंसर करूंगा, पर राकेश शर्मा का केस अलग था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री अचानक मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो जो सोयूज T11 का क्वेश्चन है 3 अप्रैल 1984 का, वो आज भी चल रहा है। तो अगर आज कोई व्यक्ति जो है वो स्पेस स्टेशन पर गया, स्पेस स्टेशन पे जाने वाले तो वो पहले, अंतरिक्ष में जाने वाले वो दूसरे हो गए भारत की ओर से, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले वो पहले हो गए। तब आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे राकेश शर्मा के साथ जो वर्ड आता था वो आता था स्क्वाड विंग कमांडर। ठीक है, वहां पर अपन विंग कमांडर वर्ड यूज करते थे, यहाँ पर अपन जो अगर कहा जाए ग्रुप कैप्टन वर्ड यूज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हमारे लिए याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने पढ़ाई को वो जो रील कल्चर में जो है वो अगर कहा जाए स्क्रॉल करने की आदत डाली और केवल वॉच करके छोड़ दिया, तो आप सेकंड रह जाओगे, फर्स्ट नहीं रह जाओगे। जैसे एक मैं सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग, ईमानदारी से बताना, कितने लोग रवीश मल्होत्रा के बारे में जानते हैं? कितने लोग? ठीक है, कितने लोग जानते हैं कि रवीश मल्होत्रा कौन थे?
आप नहीं 50, जानते। अभी हालांकि अभी सुबह है, 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, तो आप 50 लोगों में से हो सकता है कि अभी आधे नींद में हो, तो इसके कारण जो वो आप नहीं बता पा रहे हैं। हाँ बेटा, नहीं जानते? नहीं जानते सर। हाँ, अब क्यों नहीं जानते उसका आंसर देता हूँ। जीवन या जिंदगी में कोई भी आदमी जो सेकंड नंबर पे होता है ना, उसको कोई याद नहीं रखता। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे, सोयूज T11, तो उनके साथ रवीश मल्होत्रा को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि इन केस लास्ट मोमेंट पे कोई बुखार आ जाए, कोई सरकमटेंसेस पैदा हो जाए, कोई और कारण आ जाए, और राकेश शर्मा अगर अंतरिक्ष में ना जा पाए, तो जो अगर कहा जाए उनके स्थान पर रवीश मल्होत्रा जाते। केवल इतना रहा कि वो अंदर नहीं बैठ पाए सोयूज T11 के, और ऊपर नहीं जा पाए, इसलिए आप में से सबने कह दिया कि हम नहीं जानते। नहीं तो वो भी इतिहास का हिस्सा होते, है ना। तो जीवन याद रखिएगा कि चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे कोई एग्जाम हो, आपकी असफलता को कोई देखने के लिए नहीं बैठा हुआ है, आपकी सफलता को ही आंक रहे हैं लोग। ठीक है, अगर आज वो होते, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ, जो अगर कहा जाए नाम के लिए, कि कम से कम ये पता चल जाए कि अच्छा ये भी एक पर्सनालिटी थी, रवीश मल्होत्रा। ये अभी आपको फोटो दिख रहा होगा, फोटो देखकर भी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एस्ट्रोनॉट टाइप का ही फोटो है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा। तो रवीश मल्होत्रा यहाँ पर अगर कहा जाए, ठीक है, राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथी, जिसे कोई नहीं जानता, किसी ने वीडियो भी बनाया यूट्यूब पे, यहाँ पर इनको भी तैयार किया गया था। आप कहीं कई जगह जो वो पढ़ेंगे, ये जो अगर कहा जाए न्यूज़ में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि अभी गगनयान मिशन में इन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो मुझे मौका दे सकती, पर उनकी एज इतनी ज़्यादा है कि सरकार क्या मौका देगी, अभी 81 ईयर एज जिस व्यक्ति के हो यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख रहा है एयर कमांडर रवीश मल्होत्रा, व्हाट रवीश मल्होत्रा हु ऑलमोस्ट बिकम द फर्स्ट इंडियन, ऑलमोस्ट बिकम, जैसे आप सुनो ना, ऑलमोस्ट बिकम द फर्स्ट IAS, ऑलमोस्ट बिकम द जो फर्स्ट, जो अगर कहा जाए टॉपर, ठीक है, ऑलमोस्ट बिकम से काम नहीं चलता है, जगह कहा है ना, जैसे ये NDTV का था। ये मैंने आपको जगह कहा आ जाए कि इसलिए बता दिया, यहाँ पर ये लगा ना, ये जैसे ये भी देखो खबर वही मिल गई जो मैं कह रहा था। ठीक है, स्पेस सेट टू ऑन गगनयान, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे इसमें भेज दो। अब ये खबर जो है वो कब की, ये अगस्त 2024 की खबर है। तो वही बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, कि आप कम से कम इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि कोई हमारे लिए नहीं बैठा हुआ है ना। तो आज भी मौका है कि आप थोड़ा सा उस कल्चर से बाहर निकले। अब आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से देखिए, आप टाइप कीजिएगा, मतलब इंटरनेट के ऊपर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला PIB, इतना टाइप करिएगा सब, तो आपको ये प्रेस रिलीज ऑटोमेटिकली सेम प्रेस रिलीज खुलेगा। और इस पेज, कभी किसी को लगता है कि सर मुझे नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा, या आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इसको आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए पढ़ेंगे, है ना, पूरा नहीं पढ़ना, धीरे धीरे आपको नीचे तक पढ़ना है। धीरे धीरे जैसे आपको ये पद पढ़ना है, जो अगर कहा जाए कि उनकी 400 किलोमीटर की यात्रा है, यानी कि वो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, ये पहला हो गया। नीचे जो लिखा कि उन्होंने बताया कि वे एक दिन में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं पूरे करते हैं, अंतरिक्ष में वो 16 सूर्य उदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें अचंभित करता रहता है। उन्होंने बताया कि हालांकि वर्तमान में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे हैं, यानी उनकी जो रफ्तार है 28,000 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर। ऐसी पूरी, इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ जो डिस्कशन किया वो पूरा स्टोरी इसमें लिखा है। तो इस स्टोरी को आप रफली, जो अगर कहा जाए, रीड करने के बाद जो फिगर वाले पॉइंट्स हैं, उन फिगर वाले पॉइंट्स को क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे अलग से। जैसे अभी अपन ने देखा ना कि कितने बार सूर्य उदय होता है, कितने बार सूर्य अस्त होता है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको नीचे तक जो है वो उन्होंने डाली। और प्रधानमंत्री जी के साथ, अगर आपको लग रहा है कि जो बहुत जो है ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा यहाँ पर, तो आप जो है वो जैसे उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री जी ने कि भाई क्या आपको लग रहा है कि भारत के बारे में कुछ बताओ, वो वाला प्रश्न तो जो है वो मुझे लगता है कि नहीं किसी से पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक जो है अगर कहा जाए अच्छा आंसर उसका पहले से ही था। क्योंकि वो जब इस प्रोग्राम के लिए तैयार हुए होंगे तब उन्हें ये जरूर पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री उनसे ये प्रश्न जो है वो पंच करेंगे। तो ये वीडियो है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक्स हैंडल के ऊपर पोस्ट किया है 28 जून को। आपसे उम्मीद है कि ये 18 मिनट का वीडियो आप एक बार जो है वो अगर कहा जाए देखें। इसको देखने से जो अगर कहा जाए कि आपको समझ पड़ेगा कि उनका क्या कम्युनिकेशन हुआ। तो 18 मिनट के वीडियो में आपके दिमाग में जो अगर कहा जाए चीज़ें जो हो रहेंगी, बस जो अगर कहा जाए अब ये है।
और उन्होंने बकायदा जो है वो देश के लिए भी बहुत सारा अच्छा अच्छा बोला यहाँ पर। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है वो इसको देखकर छोटे छोटे की पॉइंट्स इसमें से जो है वो तैयार कर सकते हो। वो अब आपको तय करना है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है कि ये प्रश्न आ गया सर तो ये कैसे आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन है। फिर अगले के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 सेकंड होल्ड करना बेटा ना, 1 मिनट बस, ये बैटरी बदलना पड़ेगी इसकी। तो ये आपका होमवर्क है, आराम से रिलैक्स होकर देखिए और उसको जो है वो प्रश्न को जो है वो तैयार करिए। फिर अगला जो है वो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का के एक कैंपस की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जा रही है? भोपाल। ठीक है, इसमें भी जो अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंपर्क में ये जो अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी 1 जुलाई को, इसमें जो है वो ये निर्णय लिया गया। नीचे आपको दिख रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में किए जाने की सैद्धांतिक। तो ये जनरली ये ऊपर लिखा है ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है वो ऑलरेडी गांधीनगर में है और उसके जो है वो एक कैंपस को भोपाल में स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद होगा अभी अपने 3 दिन पहले 2023 का मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसका बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था, याद है? उस मैनिफेस्टो में ये लाइन पड़ी थी कि रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का एक कैंपस हम स्थापित करेंगे मध्य प्रदेश में। याद आया कि नहीं आया किसी को? जो है यस सर। यस सर। वो चीज यहाँ पर आपको दिख रही है। और उस मैनिफेस्टो मैंने बताया था कि सरकार जो लिखती है वो धीरे धीरे करके उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो अभी आपको ये प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन, कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पुणे का अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा, पता नहीं कौन सा एग्जाम है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है या कौन से एग्जाम में, ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने देखा अभी पिछले ही महीने हुआ है किसी एग्जाम में, पीएससी के ही किसी पेपर में है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर। तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है या भोपाल वाला पूछ सकता है, भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर, यानी इसमें ऑप्शंस ऐसे देगा कि कंफ्यूज करें। जैसे जबलपुर भी फेमस है डिफेंस के लिए, ग्वालियर भी है, इंदौर तो उतना फेमस नहीं है, इंदौर के पास महू है, बट भोपाल तो है। तो ये प्रश्न ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सरल ही जो अगर कहा जाए होगा, ये आरजीपीवी के अंदर ही जो है वो इसको किया जाएगा इसमें। और ऑलरेडी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ काम कर रहा है ये भी बता दूँ। अगर आप में से किसी का अभी प्रिंसिपल क्लास 1 2 का एग्जाम है तो उसको मालूम होगा कि प्रिंसिपल क्लास 1 2 के एग्जाम वाला कोई है एक आध जो प्रिंसिपल क्लास 1 2 का एग्जाम देगा इसमें? एक आध कोई, एक आध हो जो है वो, ठीक है, नहीं है, क्योंकि जी जनरली सर। ग्लोबल हाँ, स्किल उसको पार्क मालूम में होगा, ये उसको मालूम होगा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वहां भी काम आएगा। क्यों आएगा काम? ग्लोबल स्किल पार्क में हाँ, कि कोर्स जो है ग्लोबल उसका। स्किल पार्क के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल स्किल पार्क, इसके जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चल रहे हैं उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में से एक कोर्स जो है वो ये विश्वविद्यालय ही कंडक्ट करा रहा है। आप इसमें ये कोर्स जाओगे, यहाँ पर अगर कहा आ जाए तो ये आपको यहाँ पर कोर्सेज की जो लिस्ट आ जाती है। इन कोर्सेज में जब आप जाओगे तो पार्टनर लिस्ट के ऊपर जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाले पार्टनर्स में यहाँ पर है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये है ग्लोबल स्किल पार्क सेंटर फॉर, ठीक है, या ऑक्यूपेशनल स्किल जो है वो एक्विजिशन कोर्सेज। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने कोर्सेज हैं वो ये देख रहा है, जैसे लिखा है फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सॉलिडरिटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और बाकी जो है वो हमारे उसका ज़्यादा कोई काम का नहीं। इस प्रकार हमें ये समझ पड़ा कि ऑलरेडी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज कहीं किसी के साथ जो है वो संचालित तो पहले भी कर रहा है। और ये उसके मतलब अगर कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई जो को अभी वर्तमान में जो अगर कहा जाए पार्टनर्स कौन कौन है, उन पार्टनर्स में भी ये शामिल है। ठीक है, ये ग्लोबल स्किल पार्क के जो पार्टनर्स हैं उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वहां भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन लिया क्यों? यहाँ पर ये देखिए ना, जैसे लिखा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश को निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्रंट रनर। अब प्रश्न क्यों लिया है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक 2 जुलाई का प्रेस रिलीज दिख रहा है। 2 जुलाई 2025 का प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश को फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा। भारत जर्मनी के सहयोग से सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण पर नीति आयोग ने 3 जुलाई को राज्य स्तरीय वर्कशॉप। यहां पर आपको दिख रहा है बकायदा, या नहीं? तो अब क्या होता है कि जो पेपर सेटर्स होते हैं, पेपर सेटर क्या करते हैं, ऐसे वेबसाइट को भी फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा है कि यार
ये तो पुराना है, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा फ्रंट रनर, तो उठाकर उसने क्या करा, ये पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन फिर देखो, याद करो, क्या तुमको याद है ये क्वेश्चन भी पीएससी पूछ चुकी है, याद करो, आया था ये क्वेश्चन यहाँ पर, यस सर। है ना, आया यस था सर। उसमें या तो मेरे हिसाब से शायद ये स्कोर पूछा था कि इस स्कोर में क्या आता है, या कुछ ऐसे ही, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन था। मैंने बार बार ये बोला ना कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं रहता, बट उसमें ये अचीवर से लेकर अगर कहा जाए फ्रंट रनर परफॉर्मर, इसमें जो है वो पूछा गया था कि कौन किसका। तो भारत का स्कोर आपको दिख रहा है अचीवर की स्थिति में, तो जो है वो अभी हम खड़े नहीं है कहीं भी। हम अभी जो अगर कहा जाए ज्यादातर भारत के स्टेट, यानी मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी क्या, इस भारत के नक्शे को देखकर, क्या आपको लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया अन्य राज्यों की तुलना में? नो सर। क्योंकि पूरा ही देश ग्रीन है ना, तो फ्रंट रनर में हमको बड़ा जो अगर कहा जाए फिगर जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। तो वो उस हिसाब से हमको चीज़ें समझ पड़ती हैं। ओवरऑल ये तो हम कई बार जो है वो पढ़ चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आपको आते हैं। और ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? 3 जुलाई, 2 जुलाई का प्रेस रिलीज है, ध्यान से देखो, इसमें आपको एमपीपीएससी में पिछले एक वर्ष में आए 2 क्वेश्चन मिल गए। एक तो ये फ्रंट रनर वाला क्वेश्चन मिल गया, दूसरा अभी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बहुआयामी गरीबी वाला आया था अभी, ज्यादा पीछे नहीं धक्का मारे, अभी जो है वो प्रश्न किसी एग्जाम में पीएससी ने पूछा है 1 आध महीने पहले, कि अभी मध्य प्रदेश में कितने लोगों को जो है वो बहुआयामी गरीबी से जो है वो बाहर निकाला गया है ना। तो ये मध्य प्रदेश के प्रयासों से 2.30 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आई थिंक शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वो, उसमें आया था, या ऐसे कोई पेपर था वो काय में आया था। तो ये एक बेसिक सी जो अगर कहा जाए यहाँ पर रहे, रिवीजन इनसे अपना रिवीजन होता है, इसको करंट अफेयर्स नहीं बोला जाता, ये रिवीजन है। रिवीजन जैसे दिख रहा है कि इंदौर निगम नगर निगम में ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्त जुटाए, तो प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ग्रीन जो अगर कहा जाए बॉन्ड जारी किया गया था। ठीक है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, ऐसा जो अगर कहा जाए प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा जो है वो शुरू की गई, ये सब रीड करना चाहिए। ठीक है, रीड करने से जो अगर कहा जाए हमको चीजें जो है वो हेल्प करती हैं एग्जाम में। तो ये प्रश्न इसीलिए मैंने लिया, बाकी जो है वो नहीं लेता। अगला क्वेश्चन 1 लाइन का है, लेकिन चूंकि उज्जैन का है तो प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आयोजन को वाउ अवार्ड एशिया 2025 में, जो स्टेट मतलब अगर कहा जाए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाली जो कैटेगरी है उसमें विशेष श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, विक्रमोत्सव। तो पहले तो अपन ये प्रश्न को समझें। स्क्रीन पर ये आपको 4 जुलाई का प्रेस रिलीज दिख रहा है, 4 जुलाई का है, मतलब ये 3 तारीख की घटना का प्रेस रिलीज है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित जो अगर कहा जाए विक्रमोत्सव 2025 को वाउ अवार्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया में शासकीय समारोह, जिन आयोजनों को, 2 तरह के आयोजन होते हैं। एक आयोजन जो अगर कहा जाए कि सरकार करती है, और एक आयोजन जो अगर कहा जाए कि निजी स्तर पर होते हैं, यानी उस आयोजन में सरकार का कहीं कोई जो है वो अगर कहा जाए रोल नहीं होता। जस्ट लाइक अगर कहा जाए हम शरद पूर्णिमा पर जो है वो संत सिंगा जी चले जाएं खंडवा, तो संत सिंगा जी की समाधि पर मेले का आयोजन होता है। हम हमारे नर्मदापुरम में चले जाएं, राम जी बाबा की समाधि, वहाँ मेले का आयोजन है, इसमें सरकार बहुत रोल प्ले नहीं करती। लेकिन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जाता है। जस्ट लाइक अगर कहा जाए कालिदास समारोह, ठीक है, तानसेन समारोह, विक्रमोत्सव, ये शासकीय समारोह, मतलब इनको स्पॉन्सर, जैसे अभी एक बड़ा अगर कहा जाए भव्य सांस्कृतिक समारोह हमारे यहाँ आयोजित होने वाला है, ठीक है, कुछ वर्षों के अंतराल के अंदर, जो कि सबसे बड़ा शासकीय समारोह होगा, क्योंकि सरकार ही करेगी उसको पूरा स्पॉन्सर, और सरकार ही मैनेज करेगी पूरा। कौन सा? सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ कुंभ, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि 2 तरह से इवेंट्स जो हो रहे हैं। तो शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी के अंदर गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाउ अवार्ड एशिया की टीम भोपाल आकर जो अगर कहा जाए मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये अवार्ड प्रदान करेगी। विगत वर्ष विक्रमोत्सव 2024 एशिया का जो है वो बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिल चुका है ये भी। अब याद करो, ये प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ। पिछले साल के विक्रमोत्सव में वो वैदिक घड़ी वाला क्वेश्चन आया था पीएससी में, याद है, जब वो वैदिक घड़ी स्थापित हुई थी वहां पे, याद यस है सर। है ना? यस उस वाले में क्वेश्चन में पीएससी ने पूछा था
कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में वैदिक घड़ी की स्थापना जो है वो की गई। तो अब वो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको लिंक करके पूछ ले। ठीक है, और इस बहाने आपको ये भी समझ पड़ गया कि यार जो इवेंट्स होते हैं उसमें एक तो सरकार करती है, मतलब संस्कृति विभाग करेगा, और बाकी जो अगर कहा जाए निजी भी होते हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ तो 1500 प्लस जो है वो मेले लगते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा है, हेल्दी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ये क्वेश्चन भी चूंकि उज्जैन से लिंक है इसलिए आ सकता है। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी प्रजापति का संबंध किस खेल से? कुश्ती, तैराकी, हॉकी, तीरंदाजी। ये क्वेश्चन अभी 1-2 महीने में जो एग्जाम्स होंगे उनमें आएगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल के अंदर आने वाले एग्जाम्स में जगह बना पाएगा। हाँ, उस समय अगर ये कोई बड़ा और अचीवमेंट हासिल करती हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है वो फिर जो है वो उस समय भी अपना एक जो है अगर कहा जाए मतलब वेटेज जो है तैयार करेगा। अब ये प्रश्न क्यों हमने लिया, तो उस प्रश्न के लिए हम यहाँ पर देखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर जय यादव ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी को दी शाबाशी। तो यहाँ लिख रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को, ठीक है, जो अगर कहा जाए सम्मत भवन मुख्यमंत्री निवास में, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जो अगर कहा जाए मिल गया, मिल गया, जो अगर कहा जाए क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको क्योंकि क्या होता है ना, प्रश्न यही आ रहा है, आपसे पूछ लिया कि 7 लोक कल्याण भवन जो है वो किसका आवास है यहाँ पर। तो जो अगर कहा जाए कि आपका प्रश्न बनता कैसे है, जो ऐसी जो अगर कहा जाए 7 लोक कल्याण मार्ग, कभी सुना है? जिसे पंचवटी के नाम से जानते हैं, क्या है वो? क्या है वो? सात सेवन। प्रधानमंत्री का निवास स्थान। हाँ, उसका नाम है मतलब उस जगह का नाम है 7 या 7 लोक कल्याण मार्ग, और जो निवास है उस निवास का नाम है पंचवटी। ठीक है, आप करोगे। यानी ये मैंने क्यों बताया कि भारत के लिए तो याद है, क्या आपको मध्य प्रदेश के लिए याद है? सम्मत भवन क्या है? मुख्यमंत्री निवास, राज्यपाल निवास, वित्त विभाग का मुख्यालय, जो संस्कृति विभाग का मुख्यालय, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। तो जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर मैंने उसको मध्य प्रदेश का तो दिखाई दिया, भारत के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग, ये टाइप के मैं आपको आगे। 7 लोक कल्याण मार्ग, फॉर्मली द 7 रोज कोर्स रोड, इज द ऑफिशियली रेसिडेंस इन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी तो जो है वो आपको दिख ही रहा है और मुझे कुछ उसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे आप इसमें से खुद भी जो है वो चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसमें कुछ बेसिक लिखा है ना, ये लिखा हुआ है कि नाम आता है कि पंचवटी है, लुटियंस दिल्ली के कल्याण डैश डैश डैश, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो वहां पर वो इसमें लिख रहा है कि बता रहे हैं कि उज्जैन की बिटिया, यानी ये जो खिलाड़ी है इनका संबंध उज्जैन से है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी प्रजापति ने भेंट की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वियतनाम में संपन्न एशियन, अब याद करो पिछले वीक जो हमने करंट अफेयर्स का एक ऐसे टॉपिक जो है वो डिस्कशन किया था गांव से, उसमें मैंने बताया था ना कि इसमें यही क्या याद आया किसी को? मैंने कहा था कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन जीता कौन हारा नहीं पूछेंगे, वो कहाँ हुई है ये ज्यादा पूछेगा यहाँ जी पर, यस। सर। है ना। तो वियतनाम में संपन्न हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में प्रियांशी ने अंडर 23 कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। ये आप याद रखो। अभी इसी महीने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है, अगले महीने जो क्या बोलते हैं स्टेट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, देखना। मतलब इसमें जो है वो क्वेश्चन पंच होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो ये एक तो जो है वो न्यूज में आ गया। आपसे प्रश्न 3-4 तरह से हो गया कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजित कहाँ हुई, अंडर 23 कैटेगरी में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बाकी और भी जो भी क्वेश्चन जो अगर कहा जाए आपसे पंच जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे लिए इतना ही जो है वो काम करता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बस एक सेकंड। अगला क्वेश्चन मोस्ट से ऊपर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले 1 साल 2 साल तक के लिए क्वेश्चन जो है वो आएगा। सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है, इससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन एमपीपीएससी करंट अफेयर्स में पिछले कई वर्षों में पूछ चुकी है। जस्ट लाइक एक बार उसने पूछा था कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने कितने सैनिक हटाए, उनके नंबर पूछ लिए, कब हटाए ये पूछ लिया। तो रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। क्योंकि वो पहला देश हो गया तो फिर बात तो बढ़ गई। और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारी सीमा है। अभी हमारे हिसाब से तो हमारी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती, लेकिन भारत सरकार के अनुसार हमारी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ भी साझा होती हैं। तो वहां पर आपको दिख रहा है कि प्रश्नकर्ता ऐसा प्रश्न पूछेगा, अफगानिस्तान में
तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस? तो आंसर जो हो गया आपका रूस, रशिया। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों मान्यता दी, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या व्यापार होगा, हमारे ऊपर क्या जो है वो प्रभाव पड़ेगा, ये सब बेबुनियादी कथा कहानियों से एग्जाम नहीं निकलते। आजकल एक चीज बहुत है, जो अगर कहा जाए जो तरीका चल रहा है कि काम की चीजों को छोड़ के बेतुकी चीजों के ऊपर हम ज्यादा दौड़ लगाते हैं, उससे थोड़ा सा बचना है हमको, है ना। वो हो गया, हमारे लिए इतना ही काम का था, वो देखा जाएगा कि क्या होगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी वन लाइन का, मतलब इस क्वेश्चन में आपको मेहनत नहीं करना। 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेश की, पीएससी के वनडे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन जो स्टैंडर्ड पीएससी का पेपर होगा प्री 2026, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। कोई बताएगा कि ये क्यों आ सकता है, जैसे आपका खुद का भी एक लॉजिक चलता होगा ना कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्यों बन सकता है। यस सर, ये सेबी से संबंधित सेबी है। से संबंधित है, क्योंकि उसमें सेबी एक टॉपिक है, और सेबी चूंकि जो है वो इन्वेस्टर्स को रजिस्टर्ड भी वही करा रहा है, और स्टॉक मार्केट को जो अगर कहा जाए रेगुलेट भी सेबी कर रहा है, और सेबी चूंकि टॉपिक है, तो टेक्निकली अभी के हिसाब से ये प्रश्न जो है वो है गुजरात इसका आंसर, अभी के हिसाब से। पर मैंने गुजरात को करंट से नहीं जोड़ते हुए एक स्टैटिक क्वेश्चन बनाया। जैसे यहाँ पर जो खबरें हैं न्यूज में क्या है कि गुजरात 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना, तो मुझे लगा कि शुरू के दो भी पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे देखो, ऐसा है स्टॉक मार्केट का मतलब है कैपिटल मार्केट। किसी भी देश के अंदर दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, जहाँ लेन देन जो रोज तुम बाजार जाके सब्जी भाजी कपड़ा गाड़ी घोड़े खरीद रहे हो, ये सब मनी मार्केट है। इसकी कोई बहुत बड़ी जो वर्थ नहीं होती, इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल जो प्ले नहीं करता है, क्योंकि पैसा लंबे समय तक सर्कुलेट नहीं होता। दूसरा है कैपिटल मार्केट, जस्ट लाइक इंश्योरेंस कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, शेयर कैपिटल मार्केट के अंतर्गत जो है वो आता है, यानी पूंजी बाजार के अंदर। बैंकिंग सर्विसेज कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पैसे मोर देन 1 ईयर के लिए जो अगर कहा जाए चलते हैं। कोई भी बाजार जहाँ पर जो वित्तीय लेन देन 1 वर्ष की अवधि क्रॉस कर जाए, वो पूंजी बाजार के अंतर्गत शामिल हो जाता है। पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए आप, सीधी सी बात है, आप किसी बैंक के पास जाओ, वो कहे कि आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन मैं 365 दिन से कम के लिए लोन दूंगा, आप कहोगे, हाथ जोड़ लोगे, रहने दे भैया हमको नहीं चाहिए। उम्मीद करोगे कि कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लोन मिले, तो वो पूंजी बाजार है। तो अब धीरे धीरे देश के अंदर इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है, यानी कैपिटल मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। और हमारा जो जो एनएससी बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, वो दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जगह पहले ही बना चुके हैं। तो गुजरात, तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गए। पहला गुजरात, और दूसरा लिखा है कि वह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र तो हो गई, क्योंकि हमारा कैपिटल मार्केट का जो गढ़ है, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, वो महाराष्ट्र ही है। क्योंकि महाराष्ट्र में ही जो अगर कहा जाए हमारा जो कैपिटल मार्केट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसको हम आम भाषा में जो अगर कहा जाए बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट, है ना। वो दलाल स्ट्रीट के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो जो है वो आपको याद रखना। अभिषेक ही सबके आंसर देता, बाकी जो है वो 50 लोग अभी क्लास के अंदर हैं, बाकी का मन ही नहीं करता कि हम आंसर करें। ठीक है, थोड़ा गलत सलत बोलो, डांट खाओ, लेकिन आदत तो बनाओ अपनी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन वन लाइन का है, एग्जाम में कैसे आएगा वो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन भी आपको अभी 2-3 महीने के जो पेपर्स हैं उसमें तो बहुत हेल्प करेगा। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2025 उज चेस कप कहाँ जीता, ये अगर कहा जाए ताशकंद, ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, दिख रहा होगा, ताशकंद से ही खबर है। ताशकंद में 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश जे बाबू प्रज्ञानंद ने 2025 उच्चेस कप मास्टर कप जीतकर अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। विश्व में चौथे नंबर में और भारत में पहले नंबर के शीर्ष खिलाड़ी बन गए। ठीक है, अपनी लाइव रेटिंग में यहाँ तक पहुंचा दिया, ये तो जो है वो आपको जो है वो आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, पर ये आपको यही प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है कि देश कप जो है वो किसने जीता। तो ये क्वेश्चन वन लाइन का है, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी वन लाइन का है। आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर, मोस्टली अगस्त तक के क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी पिछले महीने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पंच किया जा चुका है, किसी को याद होगा तो वो बता सकता है। याद आया आया था ना, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है वो कोई सा इवेंट का। अब वो है नहीं, किसी के पास असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है कि जो अभी पिछले महीने हुआ था? मेरे पास है, पता नहीं किस नाम से सेव है वो, कहाँ से है। मैं दिखा भी देता नहीं तो क्वेश्चन के कैसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्या एमपीपीसी की वेबसाइट पे तो अपलोड नहीं।
अगला वन लाइन में ज्यादा अंतर जो है वो दिमाग जो अगर कहा जाए लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आने करंट अफेयर्स, चूंकि अब क्या होता है ना कि जैसे आजकल ट्रेंड जो अगर चल रहा है करंट अफेयर्स वाला जो है, तो उसमें पढ़ाना पड़ता है टीचर को छोटी छोटी चीजें भी। पर वो बताने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि इसकी वेटेज कितनी है। जैसे इसकी वेटेज नहीं ना, सुनील जयवंत कदम जो है वो सेबी के नए जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपसे जो अगर कहा जाए कि पूछा जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ, हाँ चूंकि अभी अपॉइंटमेंट हुई है तो ये आ सकता है। इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी जितना मेरा दिमाग चल रहा है, वो ये नहीं पूछा जाएगा। वो जो है अगर कहा जाए तुहीन कांत पांडे का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, वो वाला जो अगर कहा जाए क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन इसीलिए आ सकता है क्योंकि वो जो है अगर कहा जाए सेबी के चेयरमैन हैं, और वो अभी ही अपॉइंट हुए हैं मार्च में 2025 में, और वो आईएएस ऑफिसर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मालूम होगा कि जो सेबी के इसके पहले की जो चेयरमैन जो है वो मतलब थी, उनके साथ काफी सारे जो है वो विवाद जुड़ गए। माधवीपुरी कुछ याद आया, कुछ सारे यस सर, विवाद यस भी सर। जुड़े। सरकार ने डिसीजंस लिए। फरवरी 2025 में जो अगर कहा जाए उनके स्थान पर निर्णय लिया गया कि जो अगर टीके पांडे को जो अगर कहा जाए सेबी का चेयरमैन बनाया जाए, तो फिर वो जो है मार्च 2025 से वो सेबी के चेयरमैन बन गए। वो अभी अगले 1 2 साल 3 साल तक आप रिलैक्स रहो कि सेबी के चेयरमैन के पद के ऊपर रहेंगे। तो अगर अपन सोचें कि 2025 में जो एग्जाम होने हैं पीएससी के, 2026 में जो एग्जाम होने हैं उसमें तो आपको वही चेयरमैन मिलेंगे। इनकेस बहुत कोई सरकमटेंसेस ना हो, तो कोई एकदम परिस्थिति बदल जाए, कोई कारण आ जाए, वो एक अलग। बाकी तो जो अगर कहा जाए टीके पांडे, यहाँ पर टीके पांडे सेबी, यहाँ तो आपको ये दिख रहा होगा, ये बकायदा जो है वो यहाँ पर अगर कहा जाए ये तो लिखा हुआ है 11th एंड करंट चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 मार्च को सेबी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पर अगर कहा जाए टेक चार्ज एज ए चेयरमैन ऑफ सेबी March 1 2025। ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपसे प्रश्न कर सकता है कोई, उसकी जगह ये मैंने अभी बता दी कि वो प्रश्न तो मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न पंच होगा। बट ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले 2 साल तक जो है अगर कहा जाए पंच किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, कोई ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2026 में कहाँ आयोजित होगा? दुबई में। कुछ ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड सुपर, एएनआई की खबर है, वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग किक्स ऑफ द न्यू चैप्टर इन कबड्डी, ये बकायदा लिखा हुआ है कि फरवरी मार्च 2026 एंड विल बी द होस्टेड इन दुबई। कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मतलब उसके ऊपर है। ये क्वेश्चन भी अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में 1 साल तक आ सकता है। क्योंकि अगले साल होना है तो फरवरी मार्च में तो आने ही है क्वेश्चन। तो 2026 के लिए और 2025 के लिए जो भी आप पढ़ते हो उसके लिए स्टैटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा नहीं है। मतलब देखो, बार बार मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन दो तरह के, एक है कि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक है कि बड़ा नहीं। अमेजॉन क्षेत्र में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है? सूरीनाम। अब आपको मालूम होगा अमेजॉन में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, दक्षिण अमेरिका का मैप देखा होगा, उसमें ऊपर जो अगर कहा जाए कि जो कैरिबियन और उसके आसपास का जो पूरा बेल्ट है, वहां पर जो अगर कहा जाए गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना अलग है, फ्रेंच गुआना अलग है ना। गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सब देश हैं। और जो है वो अमेजॉन क्षेत्र जो अगर कहा जाए, क्योंकि जितनी भी इक्वेटोरियल बेल्ट होती है, ठीक है, यानी भूमध्य जो सागरीय जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जोन तक का जो पूरा बेल्ट है, वो बेल्ट के अंदर आप ये याद रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जो मक्खी मच्छर आदि से होती हैं। और इन बीमारियों के लिए एक वर्ड जो अगर कहा जाए इस्तेमाल किया जाता है, क्या वर्ड जो अगर कहा जाए इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोलते हैं? वेक्टर अगर बोन, कहा जाए क्या बेटा? द वेक्टर डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज तो एक कॉमन वर्ड है। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब है हर वो बीमारी जो किसी वाहक से होती है, जैसे डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, ठीक है, जो अगर कहा जाए जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, ये सब जो है वो काला अजहर, ये सब जो अगर कहा जाए वेक्टर बॉर्न डिजीज जो अगर कहा जाए कहलाती है। ये तो कॉमन वर्ड है, ये हम भारत में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है। लेकिन एक और इसका जो अगर कहा जाए नाम है, ट्रॉपिकल सर, डिसीज। ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल सर डिजीज है। क्या बेटा? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। हाँ वेरी गुड, एज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज अगर कहा जाए, ये आप याद रखना। देखो 3 4 तरह की डिजीज बता दे रहा हूँ, आप याद रखना। किसी ऐसे जो अगर कहा जाए
जानवर से कोई बीमारी हम तक आ जाए, जैसे सुअर से आ जाए, गाय से आ जाए, आपके बकरी से आ जाए, आपको मुर्गी से आ जाए, तो उनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है, ये कहलाते हैं पशुजन्य रोग। सिंपल वे में बोलते हैं जू जू का, जू में होते हैं ना जानवर, उससे याद रख सकते हैं जूनोटिक डिजीज। दूसरे होते हैं कि कोई वाहक उनको लेकर चल रहा हो, यहाँ पर कोई भी वाहक, मक्खी, मच्छर आदि, तो उनको बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, वाहक जनित रोग। जैसे भारत सरकार का एक पूरा प्रोग्राम रन होता है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें वो डेंगू को भी कंट्रोल कर रहे हैं, फाइलेरिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो मलेरिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, काला अजहर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कहा जाए। और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यानी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसके आसपास की गर्म जलवायु के कारण जो बीमारियां मतलब उत्पन्न होती हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो जो ट्रॉपिकल, जो अगर कहा जाए डिजीज हैं, उन ट्रॉपिकल डिजीज में सबसे खतरनाक डिजीज अगर कोई मानी जाती है तो वो मलेरिया ही मानी जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मलेरिया ही नहीं माना है। तो ये आप जो अगर कहा जाए याद रखिएगा। तो कौन कौन सी आ जाएंगी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर? मच्छरों से जनरली कौन कौन सी बीमारी हमको हो सकती है? मलेरिया हो सकता है एक, दूसरा येलो फीवर हो सकता है, ये डेंगू हो सकता है, ठीक है, नाइल फीवर हो सकता है। इस तरह से अगर कहा जाए, आप कहीं भी अगर कहा जाए सिंपल ट्रॉपिकल डिजीज भी जो है वो अगर कहा जाए, टाइप करोगे तो मिल जाएगा। बट वो जो बच्चे ने बोला है उनको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज या एनटीडी। अभी आपको मेंस में आ जाए, इनमें एनटीडी पे टिप्पणी लिखो 2 लाइन में, दिमाग खराब हो गया, क्या लिखो? ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। वो एक ही बच्चे को आंसर सही था, देखो आंसर सबने सही बोले, जिसने वेक्टरमोन बोला उसने भी सही बोला, लेकिन वेक्टरमोन एक कॉमन वर्ड है। वहां के लिए जो अगर कहा जाए, जो जिस जगह पर हम बात करें ना, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जहां पर जलवायु गर्म है, वहां पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, वहां पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही खुद का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिखा है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इज ड्राइव द ग्रुप ऑफ द कंडीशन कॉजेज द वैरायटी ऑफ द पैथोजेंस इंक्लूडिंग द वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी एंड टॉक्सिन। ठीक है, एंड एसोसिएट विद द, जो अगर कहा जाए हेल्थ सोशल डैश 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 डैश। और इसमें जो अगर कहा जाए, जब आप लिस्ट पे जाओगे तो आपको ढेरों, जो अगर कहा जाए डिजीज के नाम जो है वो मिल जाएंगे, वो आपको देखना है। तो जस्ट लाइक कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर है, ये डेंगू है, चिकनगुनिया है, और नीचे जो अगर कहा जाए फूड बॉर्न डिजीज, बाकी तो और नाम जो है वो यहाँ पर। तो ये आपने को याद रखना है, एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको कई बार जो है वो पूछा जाता है, कुछ ना कुछ इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो उन डिजीज में भी, और वेक्टर बॉर्न डिजीज तो हम जो अगर कहा जाए कि पूछ ही चुके हैं। तो भारत जैसा देश, जहां मलेरिया का पैरासाइट खोजा गया, ठीक है, यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम, और रोनाल्ड रॉस यहाँ से नोबेल प्राइज जीत के ले गए उसके बाद, और उस घटना को 125 साल होने को है। ठीक है, ये पूरी घटना, रोनाल्ड रॉस को जब नोबेल प्राइज मिला 125 साल होने को है। उसके बाद हम 125 साल में आज तक मलेरिया को खत्म नहीं कर पाए, जबकि मलेरिया के ऊपर हम काम 100 साल से कर रहे हैं। आप आश्चर्य की बात सोचो, 100 साल से सरकार मलेरिया पे काम कर रही है। मैंने आपको याद होगा कि पहले एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत पहले, याद है मैंने एक बताया था कि एक बहुत पहले एक बहुत पुरानी फिल्म बनी थी, लगभग 75-80 साल पहले, अछूत कन्या। उस अछूत कन्या के अंदर एक सीन दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को कपकपी देकर बुखार आता है, तो एक दुकानदार उसको कहता है कि तू कुनेन खा ले, मैं तुम्हें कुनेन की गोली दे देता हूँ। यानी उस समय में भी कुनेन, जो कि सिनकोना की छाल से तैयार किया जाता है, वो एज ए मलेरिया की मेडिसिन था। और उस समय वो फिल्म मेरे हिसाब से 1930-35 की होगी, अछूत कन्या, शायद यहाँ पर अछूत कन्या मूवी कौन से साल, 1936 की मतलब अगले 10 साल के बाद 100 साल पूरे कर लेगी। 90 साल पुरानी फिल्म के अंदर आपको, जो अगर कहा जाए, ये स्टोरी मिलती है। उस समय की फिल्में सोसाइटी को मैसेज देती थी। फिल्म बताती है कि एक ब्राह्मण जो है वो लड़के को, एक जो है अगर कहा जाए निचली जाति की लड़की से प्रेम हो जाता है, उसके बाद क्या सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेस जन्म लेते हैं। तो समाज जैसा था उसका चित्रण किया गया। फिल्म बहुत अच्छी रही उस समय के हिसाब से। आप लोगों ने तो, आप तो देख भी नहीं पाओगे ऐसी फिल्में।
बट ये मैसेज देती थी आपको, अगर कभी भी अपनी पुरानी सोसाइटी जो अगर कहा जाए कि यहाँ पर देखना हो तो फिल्में बताता। तो जब मैंने वो फिल्म देखी तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा बता, 90 साल पुरानी फिल्म में भी मलेरिया की बात हो रही है। मतलब तो फिर तो हमको प्रयास जो है वो हमने, मतलब जैसे कि ना भगवती प्रयास जो होते हैं कि गंगा का अवतरण कराना है, उतने प्रयास सरकार ने नहीं किए, नहीं तो हम मलेरिया फ्री कर देते इंडिया को भी। ठीक है, ओवरऑल तो ये आपको आ गया, सूरीनाम हो गया पहला। बाकी अपने को अंदर ज़्यादा जाना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ ये लिखा देंगे, अब तक दुनिया में 46 देश और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसमें अमेरिका के 12 क्षेत्र भी शामिल हैं। 2024 में मिस्र और कैप वर्डे ने ये उपलब्धि हासिल करी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में किस देश को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया? इजिप्ट। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाली दीपिका पादुकोण ने कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्या होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। प्रश्न केवल इतना था कि वन लाइन आपको याद रखना है, तो मैंने लिखवा दिया। बाकी उसमें ज्ञान ज्ञान वाला कुछ नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा अभी इसमें। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, सालिजा धामी, शिवांगी सिंह, आस्था पुनिया, महाश्वेता चक्रवर्ती। आंसर वन इज, जो अगर कहा जाए यहाँ पर आस्था पुनिया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बाकी तीनों भी ठीक है फाइटर पायलट्स ही हैं, और अपने अपने क्षेत्र में जो है वो चर्चित हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर आप नाम सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप में किसी ना किसी फील्ड में नंबर वन है। इसलिए मैं उन लोगों को ढूंढ के ऑप्शन में भी डालता हूँ कि आपको ये समझ पड़े। यहाँ पर ये वाले जो क्लास है आज की, यूट्यूब पे भी जाएगी। क्या टाइम नहीं है मुझे आज जो है एक सर्टिफिकेट बनवाने भी जाना है मेरे साले की, जो है उसका वो डेथ सर्टिफिकेट। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। अभी मैं इतनी उलझन में हूँ, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि 12 हाथ से काम करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कई बार, क्योंकि सब पूरी जिम्मेदारी एकदम से, कभी क्या होता है ना कि अपन सोचते नहीं और एकदम जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है। तब थोड़ी सी स्थितियां जो अगर कहा जाए अनुकूल होने में बहुत समय लग जाता है। तो ये आप कभी भी जैसे ये नाम देखोगे तो इनको आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि यार ये नाम भी कहीं आने वाले समय में, जैसे एक मैं आपको यहाँ पर ये आपको ये बता दिया यहाँ। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं स्टोरी पे आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। इसमें आप पायलट लगा दोगे तो वो स्टोरी आएगी, नहीं तो इस नाम से तो बहुत सारी पर्सनालिटी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ये है, ये वन लाइन का था। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे एमपी के लिए बहुत अच्छा है। क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इंदौर। तो आंसर इंदौर। याद करो, मैंने तुमको बताया था ना कि तुम अपना खुद का जो है वो अगर कहा जाए क्यूआर एड्रेस डाउनलोड कर सकते हो। बताया था मैंने, अपने घर का करके बताया था क्लास में जी यहाँ पर, सर। है ना? तो आपसे जी उम्मीद सर। है कि उसको याद कर लो, अपने पास लिख के रख लो, या उसका स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि इन फ्यूचर उसकी आपको काफ़ी जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। और उससे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो गैप होता था वो कम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो एक परंपरागत जो हमारा गूगल था, परंपरागत गूगल समझते हो ना, पान की दुकान वाले, चाय की दुकान वाले, उनकी दुकान के बाहर बैठे हुए जो अगर कहा जाए देख रहे हो विनोद, ऐसे लोगों की भूमिका धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नहीं तो वो पहले तो आपको घर तक पहुंचाते थे कि यहाँ से ये गली से ऐसे मुड़ना, पर उनका गूगल बड़ा चाक चौबंद रहता था। तो वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। क्यूआर कोड आधारित डिजिटल हाउस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला शहर हो गया इंदौर। ये अपने को याद रखना, स्क्रीन पे दिख रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एक अभूतपूर्व पहल के तहत, इंदौर नगर निगम ने डिजिटल ठीक है हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके साथ ही क्यूआर कोडेड जीपीएस सक्षम डिजिटल एड्रेस प्लेट अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। हर घर के बाहर एक डिजिटल प्लेट होगी, इसमें क्यूआर कोड होगा। उसके आधार पर उस घर का पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। आप अमेजोन से, आप स्विगी से, ब्लिंकिट से, या जो भी आप ई कॉमर्स साइट्स यूज़ करते हो, जो चीज़ें आप बुलवाएंगी उसमें जो अगर कहा जाए कोई न्यूसेंस नहीं होगा, टाइम पर आपको चीज़ें जो है डिलीवर हो जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। ये सब बेनिफिट्स जो है वो आने वाले समय में इसके होंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो नहीं है, यहाँ पर आप चूंकि न्यूज़ में है तो मैंने लगा दिया यहाँ पर कि किस एशियन देश ने बुर्का हिजाब पर बैन लगाया, वो हमारे लिए कोई काम करनी, तो इस पर अभी हम ज़्यादा जाए ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपको जो अगर कहा जाए कि इसीलिए आ रहा है क्योंकि हालांकि आजकल देखा है कि क्रिकेट या खिलाड़ियों से संबंधित जो अगर कहा जाए ट्रेडिशनल जो इस तरह के क्वेश्चन है उनको पेपर सेटर्स पूछना कम कर चुके हैं। लेकिन करंट में पहले तो ऐसा होता था कि वो कोई निक नेम अगर कहा जाए कि या इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे ही करते थे।
अब वो क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए, लेकिन करंट में अगर कोई चीज अगर कहा जाए तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि कैप्टन कूल के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जो अगर कहा जाए जाना जो है वो जाता है। तो सबको मालूम है कि बहुत ही कूल शांत जो अगर कहा जाए कैप्टन जो है वो कौन है, MS धोनी। अब आप कहोगे कि ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि उनके अलावा किसी को जो अगर कहा जाए, ये ना कहा जाए, इसलिए उन्होंने इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेट कराने के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया कि जो अगर कहा जाए भैया हमको ही जो है वो याद किया जाए। तो हो सकता है कि चूंकि ये क्वेश्चन अभी करंट से जुड़ गया इसीलिए आपसे पूछ लिया जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया। बाकी तो जो अगर कहा जाए यहाँ पर और कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा नहीं। पुराने वाले ने तो जो अगर कहा जाए कि आप खुद भी जो है वो इंटरनेट पे जाइएगा और उसमें जो है अगर कहा जाए प्लेयर्स एंड निक नेम जो है वो टाइप करिएगा, जो अगर कहा जाए तो जो है वो आपको याद रहेगा। जैसे विराट कोहली को चीकू कहते हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं होता है, पता है किसी को यहाँ पर अगर कहा जाए? याद नहीं, जी सर। है ना? तो वो चीकू। एग्जैक्टली क्या कहा जाए। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं? सर मास्टर 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 ब्लास्टर। ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर। ठीक है, उनको लिटिल मास्टर भी बोलते हैं जो अगर कहा जाए यहाँ पर। अच्छा, रोहित शर्मा को क्या कहते हैं? हिटमैन। हिटमैन। ठीक है, हिट मतलब ठीक ठीक है, जरा जो लोग खेल वगैरह से जो अगर कहा जाए कि जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा जो अगर कहा जाए यहाँ पर। ठीक है, वो जैसे जसप्रीत बुमराह को बोलते हैं ना बूम बूम। ठीक है, उनके लिए जो अगर कहा जाए बूम मोहम्मद बूम, बुमराह। उनके लिए बूम बूम शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, बूम बूम। तो हो सकता है कि अगर कहा जाए कि वो क्या नाम उसका, अरे अभी न्यूज में है ना, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? हार्दिक पांड्या, रॉक स्टार, उसको लोग रॉक स्टार बोलते हैं ये जगह कहा जाए। ठीक है, तो ऐसे आते नहीं ये क्वेश्चन, बट नॉर्मली क्या होता है कि अब न्यूज में करंट में आ गए तो ये चूंकि करंट का हिस्सा बन गया, इसलिए क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्योंकि इसमें बकायदा जो है अगर कहा जाए ट्रेडमार्किंग की कहानी। अगला क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको आ रहा है, और ये 100% आ रहा है, 99% नहीं आ रहा। ऊपर वाला आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता, पर अगला जो है वो अगर कहा जाए 101% आने वाला है। क्योंकि ये अपने आप में अचीवमेंट होती है इस तरह के इवेंट जीतना, कि अमेरिकन जो है वो ओपन बैडमिंटन खिताब जीता। तो आयुष शेट्टी, ये प्रश्न आपको पंच होगा, कर्नाटक के आयुष शेट्टी ने अमेरिकन ओपन बैडमिंटन खिताब जीता। आएगा ही आएगा। बाकी किसको हराया है क्या हराया है ये आप अपने स्तर पर पढ़ सकते हो, लेकिन चूंकि वो वाला प्रश्न उसके, क्योंकि वो क्या है अभी बिल्कुल करंट में है, तो वो वहां तक जाएगा नहीं। वो केवल यहीं से पूछ लेगा कि कौन सा खिताब जीता, अमेरिकन ओपन, थॉमस कप, उबेर कप, मतलब इस तरह से कोई भी वो 3-4 कप लिख देगा और उसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो उठाए। तो अभी हाल फिलहाल में जो अगर कहा जाए कि 2-3 हमारे खिलाड़ी जो है वो चर्चित हैं। एक अभी जो है वो अगर कहा जाए कि किदाम्बी श्रीकांत, उम्मीद थी कि ये अभी कनाडा ओपन चल रहा है, पर वो कनाडा ओपन में जो है अगर कहा जाए अभी बाहर हो गए। ठीक है, ये तो मालूम ही होगा ना, अभी कल परसों के ही शायद, आई थिंक परसों की खबर है, कब की खबर है जो है वो पता नहीं, जो है वो अभी जो है। तो ये आप देखोगे तो शायद जो अगर कहा जाए कि किसी जगह, अब इसमें तो नहीं आएगा, बाकी आप टाइप करोगे तो आपको जो है ये लिखा है यहाँ पर, ये 3 दिन पुरानी है ना, कनाडा ओपन बैडमिंटन जो अगर कहा जाए कुछ सेमीफाइनल जो अगर कहा जाए ये। तो किदाम्बी श्रीकांत जो अगर कहा जाए पुरुष एकल सेमीफाइनल में हार गए, इसके साथ ही कनाडा ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का अभियान समाप्त हो गया, ये चर्चा में जो अगर कहा जाए, है ना? तो ये भी एक है, पढ़ चुके वो हार गए। तो अब आपको यहाँ पर ये आ गया कि वो भी बहुत जानी मानी हस्ती हैं, तो किदाम्बी श्रीकांत, तो मैंने लेता मैं वही हूँ नाम जो न्यूज में होते हैं, लक्ष्य सेन, HS प्रणय, ये सब जो अगर कहा जाए कि सब चर्चित हस्तियां हैं वही लेता मैं। कभी भी कोई ऐसा नाम नहीं लेता कि बैडमिंटन वाले में उठाकर क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो डाल दिया, वो नहीं, जो है वही रहेगा। ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये दो नजरियों से आएगा, दोनों नजरिए ध्यान समझिएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ? कब खत्म 30 जून। सर हुआ? 31 जुलाई। 30 जून। अगर कहा जाए, अरे 31 जुलाई तो आया ही नहीं अभी। 30 जून सर। हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे एकदम सुनाई दिया कि किसी ने 31 जुलाई बोल दिया सर शायद। वो गलती से हो गया सर, कोई बात मैं नहीं, 30। कोई बात नहीं। मैं तुमसे पूछता इसलिए हूँ बेटा जी कि यही गलतियां इंटरव्यू पैनल के सामने होती हैं, और वहां 31 जुलाई बोलने के बाद हमको कोई ये नहीं बोलता कि आपने सही बोला, तब याद नहीं 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 सर, सॉरी सर, 30 जून। वहां कोई नहीं बोलता, वो केवल एक हल्की सी मुस्कान मुस्काते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। फिर जब हमें इंटरव्यू में नंबर कम पता मिलते हैं
तब भी हम इस बात का एनालिसिस नहीं कर पाते कि वो जो 20 प्रश्न मुझसे पूछे गए थे उसमें से 4 क्वेश्चन स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, एंजाइटी के कारण मैंने गलत आंसर किए। ध्यान रखिएगा, ये कभी हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि वो गलती क्या हो, कभी नहीं समझ पाते, है ना। इसीलिए मैं वो तुम लोगों को बोलता हूँ कि बोलोगे तो मैं सुधार पाऊँ, नहीं बोलोगे तो मैं सुधार नहीं पाऊँ यहाँ पर। तो ये 10 लाख इसमें आप देखो, एक तो जो अगर कहा जाए कि ये थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो गलत लग गया यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर आंसर मैं सुधरवा देता हूँ यहाँ पर। इसमें भोपाल आंसर है ना, वो गलती से इंदौर लग गया। तो जल गंगा संवर्धन भोपाल प्रदेश में नंबर 1। 3 महीने में 22 बावड़ियां, 68 कुएं जो है वो साफ किए। अब आपको दिख रहा है, यहां से मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ इसी दैनिक भास्कर की खबर को। अभियान के विजेता 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय में पहले स्थान पर भोपाल है, दूसरे पर इंदौर है, तीसरे पर जबलपुर पे। तो बाकी हमको याद करने की जरूरत नहीं, इंदौर जबलपुर का, भोपाल ही है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले पर पहले पे उज्जैन, दूसरे पे जो है वो खंडवा, तीसरे पे जो अगर कहा जाए छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर जो अगर कहा जाए हमारे लिए यही जो है वो होगी तीसरे। क्लियर है, मतलब ये अपने को जो है वो याद रखना यहाँ। और फिर जो अगर कहा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय के अंदर जो है वो पहले पर टीकमगढ़, दूसरे पर जो है बिजुली, तीसरे पर मंडलेश्वर। और अभियान में टॉप 10 जिले, है ना, टॉप 10 मतलब ओवरऑल जो अगर कहा जाए तो खंडवा, बालाघाट, ये अगर कहा जाए टॉप 10 जिले, ऐसे ये चारों आपके लिए काम के हैं। आपको ये पता चला कि इसके अंतर्गत जो है वो हमने हमारे वाटर रिसोर्सेस को जो है वो साफ किया। और इसमें अलग अलग जो अगर कहा जाए जो लोकल अथॉरिटीज थी, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, आदि ने अपने अपने स्तर पर काम किए। और उसमें जो अगर कहा जाए कि भोपाल सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाया। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको और अच्छा मिला। अभी मैंने किसी पीएससी के पेपर में देखा था कि इनमें से किस शहर की आबादी 20 लाख से कम है। ऐसा एक प्रश्न मैंने अभी देखा किसी एग्जाम में, 20 लाख या 10 लाख ऐसा कुछ आया है। अब किस एग्जाम में आया वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, पर आया है अभी 1-2 महीने के अंदर ही। तो कई बार इससे हमको समझ पड़ता है कि यार 1 लाख से कम आबादी यानी टीकमगढ़ है, ठीक है, 10 लाख तक की आबादी में, जैसे अभी हमको जो अगर कहा जाए कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले जो निकाय है, यहाँ पर जिला नहीं दस बोल, लाख निकाय वाला बोल। आया था। क्या बेटा? इसमें से किस शहर की आबादी 10 लाख से कम है, उसमें हाँ, उज्जैन आंसर था। हाँ आया था ना, मैंने कहा ना। अब आप सोचो कि आपका तो आप फिर ढूंढते बच्चे, अरे यार कहाँ से पूछ लिया, अरे 2011 की जनगणना थोड़ी तुमसे पूछ रहा है। तुम यहीं पर अगर चीजों को आपस में जोड़ कर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ पड़ेगा क्या छिंदवाड़ा, खंडवा ये टॉप है। और यहाँ पर आपको भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जो है ग्वालियर, ये इस लिस्ट में आ रहा है, पर ग्वालियर एक लिस्ट में नहीं है, लेकिन मतलब ये बड़ी आबादी वाले जो शहर हैं। ऐसे क्वेश्चंस रिवीज, मतलब देखो आप, मैं कहूँ कि आप सोचो कि आप याद कर लो, मैं नहीं मानता कि आप याद कर पाओगे उसको, ठीक है, लेकिन रिवीजन से बार बार आपको ये चीजें एग्जाम में हेल्प कर जाती हैं। तो 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चला। और इस अभियान के तहत जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी सफाई की गई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने को कोशिश की गई, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की कोशिश की गई। इस सब के लिए कई सारे प्रयास हुए और उन प्रयासों के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गुंडीचा मंदिर, अब ये आ गया रिलीजियस उसके अंदर। कोई बहुत बड़ी तो घटना घटी नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि न्यूज में रहा, तो आपको मालूम होगा कि जगन्नाथपुरी अपनी रथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरह की रथ यात्रा भारत के अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर पर लगती हैं। जैसे मैं नर्मदापुरम से हूँ, तो नर्मदापुरम भी अपनी जगन्नाथ यात्रा के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत पुराना, 1000 साल से पुराना, हमारे होशंगाबाद में कभी आपको मौका मिले नर्मदापुरम जाने का, तो वहाँ पर सेठानी घाट नाम की जो जगह है, जो मेन घाट है, वहाँ पर एक जगदीश मंदिर है। आप जरूर जाइए, आप 1000 साल पुराना वैभव महसूस कीजिए, आपको पता चलेगा कि हम कितने पुराने वैभव और कितने पुराने मंदिर वगैरह को हम सहेजे हुए आज भी उसी रूप में हैं। कोई सीमेंट कंक्रीट नया नहीं, सब पुराना ओरिजिनल आपको मिलेगा। सर मैंने तो देखा है ये मंदिर, कौन सा? हाँ तो वो जगदीश मतलब, मंदिर, सेठानी घाट वाला। हाँ तो वो आपको लगेगा कि यार क्या तो बढ़िया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा गुंडीचा मंदिर, तो ये उड़ीसा में है। पूरी जो है, अब ये क्यों है चर्चा में, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जगन्नाथ रथ यात्रा, 3 डाइड एंड 50 इंजर्ड। इन जो है वो अगर कहा जाए स्टैम्पेड, यानी भगदड़ मच गई वहां पर, ठीक है। पुरी गुंडीचर टेम्पल, नियर गुंडीचर टेम्पल, तो ट्रेजेडी स्टक ड्यूरिंग द रथ यात्रा फेस्टिवल पुरी इन द स्टैम्पेड नियर द गुंडीचर टेम्पल, ठीक है, रिजल्टेड एट द एटलीस्ट 3 जो फैसिलिटेड इन, अगर कहा जाए बाकी हमारे काम करने।
तो हमारे लिए काम का ये हो गया कि गुंडीचा टेम्पल, कोई आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि गुंडीचा टेम्पल कहाँ है, क्योंकि प्रश्नकर्ता को तो प्रश्न बनाने के ऊपर है, वो तो किसी भी तरीके से प्रश्न जो है वो पंच कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक हेल्प के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मेंस में लिखने को आ सकता है। आपको जो अगर कहा जाए कि आने वाले समय के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में आ सकता है। नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 ये पूरी प्लान हो गई है, बन गई है। ठीक है। प्रश्न मैंने आपके लिए कैसा बनाया है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी गई, इसके पहले किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई थी? आंसर इज 2001। 2001 के बाद लगभग हम 25 सालों के बाद नई जो है वो स्पोर्ट पॉलिसी बना रहे हैं। अब इस पॉलिसी में है क्या, तो हमारे सामने ये ओरिजिनल पॉलिसी खुली हुई है। एक सेकंड ये बंद कर दें। ये ओरिजिनल पॉलिसी हम इंग्लिश में भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो पहला तो दिख रहा है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025। नीचे जो है वो बकायदा लिख रहा है द न्यू पॉलिसी, जो अगर कहा जाए सुपरसीड्स, ठीक है, जो पहले से चली आ रही पॉलिसी है वो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2001, उसका स्थान ली। अब जो अगर कहा जाए कि इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ें अपने को याद रखना। नंबर वन कि ये पॉलिसी, हम दावेदार हैं 2036 के ओलंपिक गेम के दावेदार, और इसके लिए स्टेडियम्स वगैरह भी बनना शुरू हो चुके हैं। जैसे गुजरात में तो इसके हिसाब से स्टेडियम भी डिजाइन है। दूसरा, ये पहला हो गया कि प्रश्नकर्ता आपसे पूछ सकता है कि भारत ने किस ओलंपिक के लिए दावेदारी की, 2028 34 36 कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मतलब एक सेकंड रुकना, कि जो नई जो हमारी खेल नीति है उसके कितने की पिलर हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है द पॉलिसी हैज, जो अगर कहा जाए, ठीक है, एंकर्ड द 5 की पिलर। इसमें जो अगर कहा जाए की पिलर का मतलब इसके स्तंभ, तो ये आपको जो अगर कहा जाए 5 स्तंभ, 5 स्तंभ दिख रहे हैं आपको। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा के साथ एकीकरण। ठीक है, यानी खेल को शिक्षा के साथ भी जोड़ना, ये 5 है। ये उसका पिलर नहीं, ये अलग चीज है ना। तो अभी हमारे सामने ये समझ पड़ा कि वो प्रश्नकर्ता आपसे पूछ सकेगा कि जो न्यू जो स्पोर्ट पॉलिसी है उसके जो अगर कहा जाए प्रिंसिपल पिलर्स में इसमें से किसे शामिल नहीं किया गया है। नंबर वन, ओलंपिक में भारत को अधिक पदक दिलाना। नंबर टू, आर्थिक विकास के लिए खेल को अपनाना। नंबर थ्री, सामाजिक विकास के लिए खेल को अपनाना। नंबर थ्री, जन आंदोलन के लिए खेल को अपनाना। तो अगर नहीं पढ़ रखा है तो वो ओलंपिक वाला तो गलत करोगे, नहीं लगेगा यार, पॉलिसी है तो कहीं ना कहीं ओलंपिक की बात तो रखी होगी। नहीं, तो टेक्निकली जो है वो सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब है कि खेल समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक बाधाओं के कारण हम खेल प्रतिस्पर्धा से दूर ना हो, हमारे खेलों का ये भी होना चाहिए। अभी पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि सरकार के प्रयासों के कारण हमारे दिव्यांग खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, वो सामान्य जो अगर कहा जाए खिलाड़ियों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस साल के स्पोर्ट अवार्ड। आपने वर्ष 2025 में जो खेल पुरस्कार देखे होंगे उसमें एक बड़ा जो अगर कहा जाए उलटफेर है कि उसमें पैरा खिलाड़ीज को, इतने सारे पैरा खिलाड़ीज को शामिल किया गया कि आप सोच नहीं सकते। उनमें से एक हमारी चर्चित पैरा खिलाड़ी भी है, कौन बताएगा नाम? सेंट रुबीना फ्रांसिस्को। फ्रांसिस। रुबीना रुबीना फ्रांसिस। फ्रांसिस। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको रटना नहीं है। आने वाले कोई चीज 10 साल के लिए काम आ रही है तो समझो। वो बोल रहा है सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको हमको मुख्य धारा में लाना है। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको टैलेंट लाना है ना, वो टैलेंट धोनी जैसा टैलेंट यहीं से मिलेगा। आदिवासी समुदाय में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, लेकिन वो टैलेंट आज तक हम तक जो है वो नहीं आ पा रहा। दिव्यांग जनों को जो अगर कहा जाए आगे लाना, ये जो अगर कहा जाए इसके अंदर, तो ये मतलब कुछ चीजें तो बहुत अच्छी लगी। मैंने तो पूरा पढ़ा इसको, पॉलिसी को। तो स्पोर्ट फॉर सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट स्पोर्ट फॉर जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट फॉर जो है वो पीपल्स मूवमेंट्स, जो भी हमारे कम्युनिटी मूवमेंट्स हैं उसके लिए, स्पोर्ट फॉर जो अगर कहा जाए एजुकेशन, शिक्षा को भी जो है वो इससे जोड़ना है। इस तरह से इस खेल नीति को जो है वो बनाया गया और इसके लिए कुछ जो है वो रूपरेखा तैयार की गई। वो रूपरेखा अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत में
2025 से पहले किस खेल पॉलिसी को बनाया गया था, या 2025 की जो स्पोर्ट पॉलिसी है वो इनमें से किस पॉलिसी का जो है वो मतलब किस पॉलिसी का स्थान लेगी, यानी कौन सी पॉलिसी को जो है अगर कहा जाए इसमें जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ये प्रश्न जो है वो आपसे पंच कर सकता है या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत वन लाइन का है, आना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका है कि कोई बड़ा क्वेश्चन बने। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशिया बैठक 1 से 3 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। वन लाइन का, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। चूंकि भारत में हुई इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच कर सकता है। भारत में नहीं हुई होती तो ये क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए इसकी भी कोई भूमिका जो है वो नहीं होती। तो इस तरह से जो अगर कहा जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकते हैं। बहुत इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे जो अगर कहा जाए कि शुभांशु शुक्ल वाला क्वेश्चन, वो 18 मिनट का वीडियो आप जो प्रधानमंत्री जी वाला है वो जरूर अच्छे से देखें, उस पर कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे बन सकता है। कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे यहाँ पर आपको मलेरिया के साथ ही बताया कि जेनेटिक डिजीज क्या होती है वो आपने लिख दिया, नेग्लेक्टेड जो अगर कहा जाए ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज वाहक जनित रोग क्या होते हैं, तीनों आपके अलग, क्योंकि जो है वो आपको सिलेबस में भी है एमपीपीएससी अदर एग्जाम्स के, वहां पर जो है वो हेल्प हो जाएगी आपको, है ना। तो बस इस तरह से अगर कहा जाए कि यहाँ पर और छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे लिखा हुआ है कि आयुष शेट्टी ने अमेरिकन ओपन खिताब जीता, तो उसमें एक नीचे वो लाइन जो है वो यहाँ पर एक सेकेंड, एक लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं कि कर्नाटक को, यहाँ पर अब तो ये कर्नाटक क्वेश्चन आ गया है ना, नया बैडमिंटन हीरो मिल गया जिन्होंने डैश 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 यहाँ पर 20 वर्षीय आयु 2023 कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन की जीत के बाद पुरुष एकल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, इसके पहले जो अगर कहा जाए कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन ने जो अगर कहा जाए तो आपको एक पुराना रिकॉर्ड भी जो है वो उसके साथ जो है वो मिल रहा है। इसी तरह के प्रश्न जो है वो एग्जाम्स वाला जो है वो आपसे पंच करता है, और कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच जो है वो नहीं होते। चलिए करें खत्म, आ गया समझ में? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? कुछ नो। पूछना तो नहीं है किसी को? करूं खत्म? यस जी सर। सर, थैंक यू सर। चलो ठीक थैंक यू है। सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है ना, थैंक यू सर। बाकी तो मैं एक सेकंड इसको किधर चला गया, 1 मिनट होल्ड करना, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं बस, बस 1 मिनट रुकना। एक सेकंड कहाँ चलेगी? चलिए तो ये इस वीक के करंट अफेयर्स की कहानी जो है वो खत्म हो गई। अगर आप में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बहुत ही अच्छा कोर्स जिसको कहा जाता है, मतलब कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर होंगे, पढ़ा मैं ही रहा हूँ सब टॉपिक्स। ऐप डाउनलोड कर लीजिए बी आर एकेडमी का, उसमें एक नीचे स्टोर करके फीचर लिखा दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकायदा उसका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है। यूट्यूब पे भी मैं एक एमसीक्यू के वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसा एमपी का एग्जाम प्लान कर रहे हैं जिसमें पेपर 1 आपको तैयार करना है, तो ये गागर में सागर है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट करा देगा आपका 50 जो क्वेश्चन का पूरा, और टेस्ट सीरीज भी साथ में है, और 45+ क्वेश्चन की तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पकड़ आई जाएगी कहीं से भी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये तो कह नहीं सकता कि 50 में से 50 आ जाए। बाकी करंट अफेयर्स के लिए और अन्य वीडियो के लिए बने रहिए साथ में, है ना। सभी को बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने कहा था शुरू में कि जो 2 वीक का करंट कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण घर में हुई एक ट्रेजिडी के कारण जो है वो नहीं करा पाया, तो वो वीकेंड पे वो 15 दिन का एक करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो आपको प्लान करके जो है वो दूंगा। धन्यवाद आप सभी को।